अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हाजिर हैं छुट्टियों के बाद, यानी ईद की छुट्टियों के बाद। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। ईद की छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरी, बड़ी दिलचस्प रही, बहुत कुछ आप लोगों ने किया और कब ख़त्म हो गई ये बिल्कुल पता नहीं चला। अच्छा वक्त है, बड़ी तेज़ी से गुजर जाता है, बड़ी मसरूफियत भी रहती है। जो लोग सैर के लिए शिमाली इलाका जात गए, छुट्टियां तो उनकी बड़ी ज़बरदस्त रही। कुदरत के हसीन नज़ारों ने उन्हें ताजगी दी, यादगार लम्हात दिए। लेकिन सवाल तो यह है कि बदले में आपने क्या दिया? ट्रैश बैग्स, टेट्रा पैक्स, खाली टिन्स, ढेर सारा कचरा जो डस्टबिन में नहीं डस्टबिन के आसपास भी दिखाई दिया। यानी अब जहां जहां से भी गुजरे ऐसी निशानियां छोड़कर आए कि क्या कहिए। एग्जैक्टली किरण, आपने कहा कि शुमाली इलाका जात, नॉट जस्ट नॉर्दर्न एरियाज, जिस तरह आपने किरण बाद में कहा, जहां जहां पर भी गए हमने देखा कि फैसल मस्जिद बड़ी खूबसूरत मस्जिद, उसके बाहर के जो लॉन्स हैं बहुत लश ग्रीन, लेकिन वहां पर भी जो गया कचरा वहीं पर फेंक कर आ गया। इवन अगर सिनेमा हॉल गए, मूवी देखने गए, तो वहां पर भी कचरा छोड़ा है। अरे अगर डस्टबिन वहां पर नहीं आपको नजर आई, कोई बात नहीं, एक बैग मिलता है जिसमें आपका सामान, अगर पॉपकॉर्न के डब्बे में ही कचरा डाल लेते तो क्या मुजायका था, बाहर जाते फेंक देते। तो अगर खुद ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कंप्लेन किससे करेंगे? और ये सब कुछ करने के लिए आपका बाशऊर होना जरूरी है और ये याद रखना जरूरी है कि सफाई निस्फ ईमान है। ये आपने याद नहीं रखा तो भैया अपने शऊर का इजहार कीजिए। आइंदा कचरा या तो अपने साथ ले आइए या फिर डस्टबिन दिखाई दे तो उसके अंदर डालिए, ख्याल रखिए। खैर, ये तो एक मुश्किल थी, ये तो एक मुश्किल मरहला था। जाते जाते जाएगी, बुरी आदत है अपनी ऐसी। लेकिन एक मामला है ऐसा जो आज बड़ा गर्व है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मुतहर्रिक होने जा रही है और थोड़ी मुश्किल में भी खड़ी दिखाई दे रही है। आसिफ अली जरदारी की जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत आज खत्म हो रही है। ऐसे में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर आज अदालत में पेश होंगे। आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया जा सकता है और इस सूरत में जियालो ने एहतजाज की कॉल दी है। जियालो ने एहतजाज का ऐलान भी किया। एक जानिब तो है ये बात और दूसरी तरफ क्या, पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ अवामी मुहिम का आगाज करने जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी पहले ही कह चुके हैं कि कारकुन हुकूमत के खिलाफ अपना भरपूर किरदार अदा करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस मुहिम को कामयाब बनाए। ये भी कह चुके हैं ये लोग। तो भाई ये बहुत सारे मामलात हैं और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात के अलावा भी है। और इसके अलावा क्या क्या कुछ है आज हमारे पास, तो हम आपको टॉप स्टोरीज दिखा देते हैं। मुल्क की बका की खातिर जान की कुर्बानी, पाक फौज के अफसर शहीद मेजर मुइज़ को कौम का सलाम। वालिद को बेटे की कुर्बानी पर फख्र, बहादुर अफसर के भाई अहमद का भाई को खिराज अकीदत। आज प्रोग्राम नया दिन के मेहमान बनेंगे। आपका मतलूबा नंबर बंद है, आपका मौजूदा बैलेंस इस कॉल के लिए नाकाफी है। आखिर मोबाइल फोन पर आने वाली ये आवाज किस लड़की की है? समा ने पता लगा लिया, मिलिए कुछ ही देर बाद। ईद पर महंगे होटल्स का बॉयकॉट, अवाम ने किया सस्ते हुकूमती रेस्ट हाउस का इंतखाब। मुल्क भर में खोले गए रेस्ट हाउस ईद के दिनों में जबरदस्त खचाखच भरे रहे। कराची से कश्मीर तक बुकिंग 100% रही। ऑन स्क्रीन जोड़ी हकीकी जिंदगी में भी जोड़ी बन गई। अदाकारा सजल अली और गुलकार और अदाकार अहमद रजा मीर ने मंगनी कर ली। इंस्टाग्राम पर मंगनी की तस्वीर शेयर, अहद रजा मीर का मंगनी पर खुशी का इजहार। मुमताज ड्रामा निगार, मुसन्निफ और अदाकार डॉक्टर अनवर सज्जाद हम में न रहे, लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। फनी खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया था। बगैर हेलमेट इलाज नहीं होगा। MS लाहौर सर्विसेज अस्पताल का मुनफरिद इक़दाम, मोटरसाइकिल हादसे के जख्मियों को दौरान इलाज हेलमेट पहनाए। हेलमेट की कदर का एहसास पैदा करने के लिए नई रिवायत कायम की। और टमाटर का रस दिल और ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद। टोक्यो में रिसर्च से साबित हुआ कितनी मिकदार में टमाटर का रस है इंसानी सेहत के लिए मुफीद। टमाटर में छुपे विटामिन्स का राज जानिए कुछ ही देर बाद डॉक्टर बिल्किस से। नया दिन में कहेंगे खुशामदीद। अपने आज के मौज़ूआत पर बढ़ने से पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले कौम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अपने असासे डिक्लेयर करें। कौम के नाम इस पैगाम में यह भी कहा कि गुज़श्ता 10 साल में कर्जा 6 अरब से
30,000 अरब तक पहुंचा। 2000 अरब रुपए कर्ज की किस्त अदा करते हैं। पाकिस्तानी वो कौम है जो सबसे कम टैक्स देते हैं। अगर जज्बा आ गया तो 10,000 अरब रुपए जमा किए जा सकते हैं। असासे डिक्लेयर करने की स्कीम में सब अपना हिस्सा डालें। उन्होंने कहा 30 जून तक वक्त है बेनामी असासे डिक्लेयर करने का, क्योंकि 30 जून के बाद आपको ये मौका नहीं मिलने वाला। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने मजीद क्या कहा, उनका पैगाम आपको दिखाते हैं। उन चंद मुल्कों में से मेरे पाकिस्तानियों, पिछले 10 साल में पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब से 30,000 अरब रुपए पे पहुंचा। इसका अवाम को क्या नुकसान हुआ कि जो हम सालाना टैक्स इकट्ठा करते हैं जो है तकरीबन 4,000 अरब रुपया, उसमें से आधा टैक्स तकरीबन 2,000 अरब रुपया सिर्फ इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा करने पे जाता है। जो बाकी पैसा बच जाता है उस पर यह मुल्क नहीं अपने खर्चे पूरे कर सकता। पाकिस्तानी वो कौम है जो बदकिस्मती से दुनिया में सबसे कम टैक्स देते हैं, लेकिन उन चंद मुल्कों में से हैं जो सबसे ज़्यादा खैरात देते हैं। और ये वो कौम है जिसमें सलाहियत है, और अगर जज्बा आ गया तो कम से कम हम 10,000 अरब रुपया इकट्ठा कर सकते हैं हर साल। इसलिए मैं आप सबसे आज अपील कर रहा हूँ कि हम ये जो असासा डिक्लेयर करने की स्कीम लेके आए हैं, इसमें आप सब शिरकत करें, क्योंकि अगर हम टैक्स नहीं देंगे हम अपने मुल्क को ऊपर नहीं उठा सकते। हमें अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा अगर हम एक अजीम कौम बनना चाहते हैं। अल्लाह कुरान में कहता है, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। 30 जून तक आपके पास वक्त है कि अपने असासे, अपने बेनामी असासे, बेनामी बैंक अकाउंट्स, बाहर पैसा पड़ा हुआ है, इनको डिक्लेयर करें। 30 जून के पास आपको ये मौका नहीं मिलेगा। और ये याद रखें, ये आज जो हमारी गवर्नमेंट है इसके पास वो इंफॉर्मेशन है कभी पहले किसी गवर्नमेंट के पास नहीं थी। हमारे पास मुआहदे हुए हैं, बाहर से हमें प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तानियों की, बैंक अकाउंट्स की उनकी इंफॉर्मेशन आ रही है। हमारी एजेंसीज को पास इंफॉर्मेशन है किसके पास बेनामी अकाउंट पड़े हैं, बेनामी प्रॉपर्टीज़ पड़ी है, ये कभी पहले हमारे पास नहीं थी। इसलिए इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं, पाकिस्तान को फ़ायदा दें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल ठीक करें, मौका दें कि हम इस मुल्क को अपने पैर पर खड़ा करें और लोगों को गुर्बत से निकालें। इस स्कीम का पूरा फ़ायदा उठाएं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कह दिया है बेनामी असासे 30 जून तक का वक्त है, अपने असासे डिक्लेयर करें। और ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं करेंगे, कौम के लिए करेंगे, पाकिस्तान के लिए करेंगे। मईशत को अगर पॉजिटिव ट्रैक के ऊपर लेकर आना है, कामयाबी की शाहराह पर लेकर आना है, तो इस सिलसिले में काम तो करना होगा। असासे डिक्लेयर करने होंगे, टैक्स पे करने होंगे। इसी सब पर बात कर लेते हैं। अदनान आदिल साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अदनान आदिल साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो क्या आपको भी, आप दोनों को भी, और सबको जो भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। जबरदस्त। अब जरा मुझे ये बता दें, ये एमनेस्टी स्कीम लेकिन अब एसेट्स डिक्लेरेशन थिंग, क्या फर्क है सर? देखिए, एक ही बात है तकरीबन कि आपने अपने असेट्स डिक्लेयर कर दें आप, तो आपको जो माजी में जो आपने नहीं किए तो जुर्माना नहीं लगेगा आपके ऊपर। आप जो है एक मामूली सी रकम देकर हुकूमत को टैक्स की तो उसको रेगुलराइज कर सकेंगे। यानी ये कि आपको जो आपने असासे छुपाए हुए थे, हुकूमत को इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स की मद में आप अदा नहीं कर रहे थे पैसे, उस पर माजी से कोई जुर्माना नहीं लगेगा। एक मामूली सी रकम आप हुकूमत को देंगे फिर, लेकिन ये है कि आइंदा हर साल आपको वो डिक्लेयर करते रहना पड़ेगा और वो एक सिस्टम का रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है कि जो लोग किसी वजह से, किसी तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से ये सब कुछ नहीं कर सके थे माजी में, अब कर दें। क्योंकि हुकूमत चाह रही थी कि इनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, कोई सख्ती की जाए, तो बहुत से लोगों का मशवरा ये था कि एक दफ़ा मौका और लोगों को दे दिया जाए, ताकि वो लोग जो चाहते हैं कि हिस्सा बने टैक्स निज़ाम का, उनको ये शिकायत ना हो कि हमें मौका नहीं दिया गया। तो अब हुकूमत ने मौका दे दिया है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी मुल्क से बाहर है, मुल्क के अंदर है, कोई चीज़ ऐसी है जो हुकूमत के टैक्स उसमें आती है, आपको डिक्लेयर करनी चाहिए थी, मकान है, जायदाद है, या ज़ेवरात हैं, या और ऐसी कोई चीज़ है, तो आप उसको ओन कर लें और हुकूमत को बता दें। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में लोग बहुत कम टैक्स देते हैं। यानी 10 से 11% GDP का जो है, यानी हमारी मजमूई दौलत के बराबर टैक्स इकट्ठा होता है,
जबकि इंडिया में 16% होता है। बाज़ जो मुल्क हैं वहाँ पे 20-30% तक इकट्ठा होता है। जिन मुल्कों ने वाकई तरक्की की है वहाँ पे लोग जो है ज़्यादा, उनकी जो GDP टू टैक्स रेशो है 20 से 30% है। पाकिस्तान में देखिए कि आप 30 लाख कारें हैं पाकिस्तान में। अभी आपने देखा कि 8 लाख लोग उम्रे के लिए गए इस साल मई तक, और आपने देखा कि सवात में 4 लाख लोग जो हैं सिर्फ ईद के दिनों में तफरीह के लिए गए। लेकिन जब टैक्स की आप देखते हैं तो इनकम टैक्स देने वालों की तादाद 7-8 लाख है। रिटर्न्स तो जमा कराते हैं 15-16 लाख लोग, लेकिन ज़्यादातर सिफर इनकम टैक्स की कराते हैं। तो जितने लोगों को, कम से कम 40-50 लाख लोगों को पाकिस्तान में टैक्स देना चाहिए, इनकम टैक्स देना चाहिए। अगर वो सब टैक्स दें तो हमारे बजट में आमदनी और अखराजात में इतना गैप ना हो, हमें कर्जे ना लेने पड़े, तो मुल्क तरक्की करेगा, इसमें डेवलपमेंट होगी। आप देखिए इतनी सड़कें बनती हैं, मोटरवेज बनती हैं, ये सब हुकूमत ही बनाती है ना। ये हुकूमत बनाती है। जी, आप किरण कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही थी, और मैं चाहती हूँ कि मैं जो रिपोर्ट आपको दिखाऊं ना अदनान साहब, आप इस पर भी कमेंट करें। सिर्फ और सिर्फ हमें अपना फ़र्ज़ टैक्स की मदद करना, हमें लोगों को साथ लेकर भी चलना है, और ये आम आदमी को भी करना है, और सबसे पहले रियासत को करना है। शायद कुछ ऐसे ही होने जा रहा है। तब्दीली सरकार का फलाही रियासत की जानिब एक अहम कदम, माजूर अफराद के लिए सेहत इंसाफ कार्ड जारी किया जाएगा, ऐसा फैसला किया गया। ऐलानात भी किए, ये भी हमने देखा। इस सारी सिचुएशन का अहाता करेंगे उस्मान खान, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। PTI हुकूमत की बजट में भी बड़ी किफायतशुमारी। तमाम वजारतें रज़ाकाराना तौर पर अपने बजट में कटौती के लिए तैयार। समाजी तहफ़्फ़ुज़ का बजट दोगुना और माजूर अफराद के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की मामले खुसूसी बराए समाजी बहबूद सानिया निश्तर ने बजट में कमी को अहम कदम करार दिया। अक्सर मिनिस्ट्रीज और इदारों ने इजाफी बजट का मुतालबा नहीं किया। ऐसे हालात में जब शदीद माली कमी है, उसमें समाजी तहफ़्फ़ुज़ के बजट को तकरीबन दुगना कर दिया गया है। डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत माजूर अफराद को सेहत की सहूलियात देंगे। तमाम माजूर अफराद के लिए इंसाफ कार्ड जारी किए जाएं। सफ़ेद छड़ी और व्हील चेयर इंसाफ कार्ड के जरिए उनको मुहैया की जाएगी। हुकूमत का गरीब बुजुर्गों की पेंशन 1000 रुपए बढ़ाने और 10 लाख अफराद के लिए राशन कार्ड जारी करने का भी ऐलान। हर माह 80,000 बेरोजगारों को बिला सूद कर्जे भी दिए जाएंगे। सरबराह एहसास प्रोग्राम में तवाना प्रोग्राम में करप्शन का इंकशाफ करते हुए कहा, सिस्टम को ठीक करने पर तवज्जो दे रही हूँ। वेलफेयर स्टेट की जानिब ये इसे अहम कदम करार दिया जा रहा है। अदनान साहब, ये रिपोर्ट भी आपने देखी। मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, वजारतों से मुतालिक भी कहा जा रहा है कटौती की जाएगी उनके बजट में, और इस तरह के ऐलानात यानी माजूर अफराद के लिए जो सेहत कार्ड समेत दीगर ऐलानात हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? इस पर कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छी है पॉलिसी लेवल पे। आप देखिए पाकिस्तान में 2.5% लोग जो हैं माजूर हैं, उनका एक कोटा फिक्स करना जॉब्स में, ये बहुत ही उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि उनका एक बाइज्जत जरिया रोजगार होना चाहिए, बजाय इसके कि वो रिश्तेदारों से पैसे मांगे, मोहल्ले वालों से मांगे या भीख मांगे। जी अदनान साहब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, बहुत अच्छा फैसला है, ये फरमाइएगा इस अच्छे फैसले के बारे में भी, इस कार्ड के बारे में भी, और ये भी बताइएगा कि अच्छे फैसले हो जाएं, ऐलानात हो जाए, उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन हो, अमल दरामद हो, और वो होता रहे, एक पूरा सिस्टम दिया जाए, सिर्फ ऐलान ना किया जाए। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस चीज को सोचना, का एहसास करना, और फिर उस एहसास को पॉलिसी में ट्रांसफॉर्म करना, और उस फिर पॉलिसी को आगे एक्शन में लेके आना, ये वो चैलेंज है जो हमें 70 साल से दरपेश रहा। हमने वो बातें की लेकिन अमल कोई ना हुआ। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हर उस प्रोग्राम में, सोशल सेक्टर का हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, वो आपका डेवलपमेंट का हो, वो हर जगह उन्होंने अपनी तरजीहात में जो निगलेक्टेड, डिप्राइव्ड और डिसेबल्ड और हैंडीकैप कम्युनिटी में हमारे वो बहन भाई जो हमेशा से हमारी पॉलिसीज की प्रायोरिटीज में नजरअंदाज हुए, उनको उन्होंने सबसे पहले प्रायोरिटी देने का फैसला किया। और हर कैबिनेट मीटिंग में वो उनके हवाले से कोई ना कोई अपने डिजायर, जिसको वो लॉ की शक्ल देना चाहते हैं, जिसको वो प्रैक्टिकल अप्रोच की साथ जोड़ना चाहते हैं, और जिसको अवेलेबल जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर की गरीब परवरी और तमाम अफराद के साथ इदारे यकजहती का खास है
जो वो इस पाकिस्तान के अंदर उन अफराद के साथ जो नाइंसाफियाँ हुई, ज्यादतियाँ हुई, उनके हवाले से जो उनकी तरजीहात है उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। अभी हमने जो CDA से एक पायलट प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने जा रहे हैं, जिसके तहत इस्लामाबाद के अंदर मॉड्यूल क्रिएट होगा और यहाँ कोई बिल्डिंग, कोई स्कूल, कोई शॉपिंग मॉल, कोई हॉस्पिटल, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं होगा जो सबसे पहले हमारे ये इन अफराद को टेक केयर ना करे और इनको सबसे पहले प्रायोरिटी ना दे। फिरदौस साहब एक बात बता दीजिएगा, एक बात बता दीजिएगा, क्योंकि अब से पहले जितने भी आप लोग काम करते हैं उस पर यही तनकीद हुई कि ये उतना मौसर नहीं होगा, या आपने नया क्या किया? इस बार इस मामले में तो ऐसा नहीं होगा, क्या आप लोगों ही का आइडिया और आपको इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज की तनकीद नहीं सहनी पड़ेगी? देखिए बात ये है कि पाकिस्तान को 70 साल का जो निज़ाम है, जब आप उसको चेंज करने के लिए निकलते हैं तो रेजिस्टेंस आती है। आपको आगे से वेलकम करने वाले थोड़े होते हैं, रेजिस्ट करने वाले ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप उनके जो बिजनेस एज यूजुअल है उससे हट के कुछ कर रहे हैं। तो जब भी किसी को काम करना पड़ता है या अपने मिजाज से हट के वो तमाम चीजें अपने ऊपर भी तारी करनी पड़ती हैं, तो इतना आसान नहीं होता। यही वजह है इतना आसान नहीं होता, बिल्कुल। फिरदौस साहिबा, आपने रेजिस्टेंस की बात की, मैं इसी हवाले से आपसे जानना ही चाह रहा था कि मिनिस्ट्रीज के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उनके बजट में कटौती की जाएगी, तो कहीं वहां से भी रेजिस्टेंस तो नहीं आ रही, या ऐसा कोई मामला नहीं है? देखिए, जब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वजीर आजम बने हैं इमरान खान साहब, उन्होंने सबसे पहले उस ऑस्टेरिटी का अपने ऊपर लागू करके मैसेज दिया। देखिए कौन प्राइम मिनिस्टर है कि जिसके पास लेविश रिहाइश हो, उसके पास हर तरह की सहूलत हो और वो अपने घर में रहना पसंद करे और वो सरकारी खर्चे पे ना रह रहा हो। वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसको कैंप ऑफिस अवेलेबल हो लेकिन वो कहीं पर भी अपना कैंप ऑफिस पे जा रहा है? फिरदौस साहब बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, उन्होंने एग्जांपल सेट की। मुझे मिनिस्ट्रीज के हवाले से बताएं, कौन कौन से मिनिस्ट्री है जिसकी बजट में कटौती की जा रही है? देखिए, जो लीडर होता है वो उसको फॉलो करना होता है, बाकी उनके मिनिस्टर ने। अगर प्राइम मिनिस्टर अपने लिए कोई नाजायज मिरात या ऐसी फेवर नहीं लेता जो इस मुल्क के खजाने पे बोझ हो और पाकिस्तान के टैक्स पेयर का जो पैसा है वो उनकी बजाय वो गुजरा की आरामदेह फिरदौस साहिबा पे गुजर हो, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहा तो कोई वजीर भी वो करने की जरूरत नहीं रखेगा और वो उनको फॉलो करेगा। फिरदौस साहिबा, मैं मिनिस्ट्रीज से मुताल्लिक जानना चाह रहा हूँ स्पेसिफिकली, कौन कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके बजट में कटौती की जा रही है? देखिए, जहाँ जहाँ भी आप जब कोई मुश्किल हालात होते हैं, कोई कौम चैलेंजेस से गुजरती है तो अपनी प्रायोरिटीज रीडिफाइन करती है, रीसेट करती है और जो गैर जरूरी आपके इनिशिएटिव और अखराजात होते हैं उनको वक्ती तौर पे फ्रीज कर देती है और जो आपकी एसेंशियल और क्रूशल चीजें होती हैं जो आपकी सर्वाइवल के साथ। फिरदौस साहिबा, स्पेसिफिकली कौन सी मिनिस्ट्री जहां पर गैर जरूरी अखराजात थे या ऐसे इनिशिएटिव्स थे जिन्हें रोका गया है? रोका कहीं नहीं गया, सिर्फ प्रायोरिटी रीडिफाइन की गई है। वो तमाम मिनिस्ट्रीज में या स्पेसिफिकली मिनिस्ट्रीज पे? डिफरेंट देखिए, हमारी वो मिनिस्ट्रीज जो फर्ज करेंगे मिनिस्टर साहिबा, ये बताइए कि हम सुन रहे हैं कि हुकूमत के जो अखराजात हैं पिछले साल उसमें 700 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। एक तरफ तो हम सुन रहे हैं कि किफायत शारी हुई है, दूसरी तरफ ये 700 अरब रुपए का इजाफा कैसे हो गया? इसको डॉलर महंगे अदनान साहब, इसलिए उसके अंदर आपने दो चीजें देखनी है। जब हमारी हुकूमत आई तो हम तो अगस्त में हमने चार्ज लिया, तो ये जो आपका बजट था ये तो जून में पेश हुआ था, तो जो उसके अंदर कुछ टाइम आपकी गवर्नमेंट का भी रहा और कुछ केयर टेकर गवर्नमेंट का भी रहा, उसमें चूंकि इलेक्शन भी हुए उस दौरान में और फिर हमसे आप जो 7 से 8 माह उसके बाद के हैं। तो फिरदौस साहिबा, 2 मिनी बजट्स तो आपकी गवर्नमेंट ने पेश किए। 6 महीने है, उसमें जो अखराजात हुए उसकी वजह से थोड़ा सा वो इम्बैलेंस हुआ। इंशाल्लाह हमारे
ये हमारा तो ये पहला बजट है इस हुकूमत का, तो पहले बजट को जो हम ट्रेंड सेट करेंगे उस ट्रेंड को हर किसी को फॉलो करना है। और इस ट्रेंड की आवाम के लिए रिलीफ का है सब में, वो भी बता दीजिएगा। आवाम पे रिलीफ ये किया गया जी कि जो आपका बिजली है, गैस है, जो आपके बाकी वो टैक्सेस जिससे आवाम मुतासर होते हैं, उन पे हम जीरो टैक्स पे जा रहे हैं। और वही जो यानी फिरदौस साहब, बिजली सस्ती, गैस सस्ती, तो नया टैक्स नहीं लगा रहे। वही प्राइस रहेगी, या जो आप कह रहे हैं टैक्स जीरो पर जा रहे हैं तो बिजली और गैस सस्ती हो जाएगी? नहीं, टैक्स जीरो पे तो नहीं किसी ने कहा जा रहा है, लेकिन जो उसमें इजाफा नहीं हो रहा। अच्छा, जैसे अगर 17% आपकी जीएसटी है या टैक्स है, उसको सिर्फ 1% हुकूमत ऐड कर दे तो सारे हमारे मौशी जो चैलेंजेस हैं आपके रेवेन्यू के वो सेटल हो जाते हैं। लेकिन उस 1% भी जो हुकूमत है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उस तजवीज से भी एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी फिरदौस साहिबा, नो न्यू टैक्सेस अवेलेबल है इस वक्त, वही कंटिन्यू होंगे, नया टैक्स कोई नहीं लगाया जाता। और जो टैक्स नेट को बढ़ाने की बात है, वो जो अमीर तबका है जो टैक्स नहीं देता, आप लोग इसके ऊपर काम नहीं बहुत कर रहे, वो बता दें। अफकोर्स आपका जो है वो 99% लोगों का बोझ सिर्फ 1% लोगों ने उठाया हुआ है जो टैक्स अदा कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं, आज भी उनका पब्लिक सर्विस मैसेज चल रहा है, 30 जून तक की ऐसे अफराद के लिए डेडलाइन तय की गई है जिन्होंने अभी तक अपने आप को टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर 30 जून के बाद हम क्या देखेंगे? मुलाजमत पेशा तबका जिसकी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा जा रहा है टैक्सेस में ही, और वो वाकई पाकिस्तान को चला रहा है, उसको 30 जून के बाद कोई खुशखबरी मिलेगी, उसको कोई तसल्ली वाली खबर मिलेगी कि आप लोगों ने किसी को गिरफ्तार भी किया असल मायनों में? तो घोड़े और गधे की तमीज नहीं थी ना आपके सिस्टम में। घोड़ा भी उसी अस्तबल में था, गधा भी उसी अस्तबल में था। इस रिफॉर्म सिस्टम के तहत घोड़े की पहचान तकीर और मतलब एक मिसाल दे रही हूँ, डजंट मीन के खुदा ना हादसा किसी को घोड़ा या गधा कह रही हूँ, लेकिन हमारे कल्चर घोड़े पे बहरहाल लोगों को इतराज नहीं होता। एक अस्तबल में नहीं बांधा जा सकता, इससे पहले दोनों को एक में बांधा गया था। तो जो टैक्स देने वाला है और जो टैक्स अभी तक उससे फरार हासिल कर रहा है, उन दोनों के साथ यकसा सलूक नहीं होगा, उनके साथ यकसा रवैये नहीं होंगे। एक्सपेक्टेशन क्या है फिरदौस साहिबा? हमारी एक्सपेक्टेशन तो बढ़ा दी आपने। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है फिरदौस साहिबा? 30 जून के बाद आपको क्या लगता है कितना टैक्स नेट में इजाफा होगा? देखिए, गवर्नमेंट तो अपने जो टारगेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली हाई रखती है, और कोशिश ये है कि ये अब कल आपका जो बजट, ये आज आपका इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट होनी है। अगर सारी चीजें मैं अभी आपको लीक कर दूं, उस रिपोर्ट में आपको क्या बताएंगे? तो जस्ट वेट, शाम को 5 बजे काफी पॉइंट्स तो लीक हो गए हैं ऑलरेडी, जिसमें सारे टारगेट आपके सामने आ जाएंगे। जनरल ब्रॉड लाइंस जो है वो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ और वही कर रही हूँ। सही, थैंक यू सो वेरी मच फिरदौस साहिबा। साहब मौजूद थे, अदनान साहब गुफ्तगू आप भी सुन रहे थे, आप कमेंट कीजिएगा। महसूस भी हो रहे थे, इसलिए बीच में उनसे रहा नहीं गया, सवाल भी किया किरण अदनान साहब ने। अदनान साहब प्लीज कमेंट कीजिएगा इनकी गुफ्तगू पर। देखिए, जनरल सी बातें हैं, ये सब हुकूमतें ऐसी ही बातें करती हैं, लेकिन हमने देखा कि उसका असर बहुत कम होता है। जब इम्प्लीमेंटेशन होती है, बजट पेश कुछ और किया जाता है, लेकिन बजट जिस पे अमल हो रहा होता है वो कुछ और होता है। मसलन हुकूमत हर दफ़ा अपने अखराजात कम बताती है बजट में, लेकिन करती उससे बहुत ज़्यादा है। उसको फिर वो सप्लीमेंट्री बजट के पास करा लेती है अगला बजट पेश करते हुए। इसी तरह अपना जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा बताती है कि हम इतनी ज़्यादा आमदन होगी, लेकिन असल में जो आमदन होती है वो कम होती है। तो नतीजा ये होता है कि अखराजात ज़्यादा हो गए, आमदन कम हो गई, तो गैप और ज़्यादा बढ़ गया, फिर वो कर्जे लेके पूरे किए जाते हैं, और उन कर्जों की वजह से अफराते ज़र और महंगाई होती है, उससे आम लोगों पर बोझ पड़ता है। मैं तो मुसलसल 30 साल की सहाफ़त के जो मेरी कैरियर है उसमें यही देखता आ रहा हूँ
कि हमेशा हुकूमतें जो हैं वो एक रोज़ी पिक्चर पेश करती हैं बजट के मौके पर, लेकिन ऐसा होता नहीं। अल्लाह करे कि इनकी सब बातें सच हो। हम सब का मुल्क है, हम सब इसकी अच्छाई चाहते हैं और पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। अब ये जो कह रहे हैं कि ये 1500 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करेंगे, यानी 4000 की बजाय 5500, मुझे लगता नहीं है कि इतना ज्यादा टैक्स ये इकट्ठा कर सकते हैं। चले, उन्होंने कहा है 5 बजे जब बातें सामने आएंगी ना, कुछ और फिगर्स टैक्स सामने आएंगे, फिर बात करेंगे। वो ब्रॉड लाइंस ही शेयर कर रही थी। ठीक है अदनान साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और अहम मौजू था। अब जरा सितारों की कहकशां बिछाते हैं। ये किसी रेड कारपेट की बात नहीं है, ये तो रेड जोड़े की बात हो रही है, क्योंकि अब तो ये बनाने का टाइम आ गया। Exactly. और ऑन स्क्रीन जोड़ी जिसको लोगों ने बहुत सराहा, अब वाकई वो हकीकी जिंदगी में भी मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी सिर्फ एंगेजमेंट उन्होंने अनाउंस की है। हम बात करें अहद रज़ा मीर और सजल अली की। अच्छा, मैं कहूँगा किरण, दोनों एक पेज पर हैं, दोनों की पोस्ट बिल्कुल सेम थी इंस्टा पर। एनीवे, इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। यकीन का सफर जिंदगी का सफर बन गया। ड्रामों की मकबूल ऑन स्क्रीन जोड़ी अब हकीकी जिंदगी में भी जोड़ी बन गई। अदाकारा सजल अली और अहद रज़ा मीर ने मंगनी कर ली। पसंदीदा तरीन जोड़ी का एजाज हासिल करने वाले गुलकार और अदाकार अहद रज़ा मीर ने अदाकारा सजल अली के साथ मंगनी का ऐलान फोटो शेयरिंग वेबसाइट इंस्टाग्राम पर किया और बोले, इंतहाई खुशी हो रही है कि अपने खानदानों की दुआओं के साथ हम बाज़ाब्ता तौर पर मंगनी के बंधन में बंध गए हैं। गुज़िश्ता साल अहद रज़ा मीर ने स्क्रीन पर सजल अली के साथ अपनी केमिस्ट्री और जोड़ी से मुताल्लिक बरतानवी नशरियाती इदारे BBC एशियन नेटवर्क से बात करते हुए एतराफ़ किया था कि उन्हें हकीकी ज़िंदगी में भी सजल अली बहुत पसंद है। किरण, बहुत गर्मी है कराची में, मुझे लगता है ये गर्मी ही रहेगी। बारिश भी होगी, छींटे पड़ेंगे। वाकई कराची में? मैं नहीं कह रही, इसी बारे में पूछ लेते हैं भाई। ईद के दिनों में खूब गर्मी थी, सूरज का गुस्सा कम नहीं हो सका। कराची में सूरज का पारा हाई रहा, आज भी आग बरसाता ही रहेगा सूरज। इस वक्त मौसम कैसा है शहर भर में, दर्जा हरारत कितना, ये सब कुछ जानेंगे। बिल्कुल, डायरेक्टर मैट अब्दुल रशीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल रशीद साहब, कैसे हैं आप? नाम है, क्या नाम देंगे अब? क्या अब्दुल रशीद साहब, आपको आवाज आ रही है? आप लाइव है? जी आ रही है। ओके, अब मुझे ये बताएं कि अभी तो गर्मी है, क्या ये मौसम ऐसा ही रहेगा? ना, गर्मी कम ज्यादा आज से मैं इसको 34 और 36 के दरमियान देख रहा हूँ, लेकिन कल और परसों थोड़ा सा ज्यादा होने का इम्कान है। 36 से 38 हो जाएगा कल। और 35-36 नॉर्मल टेम्परेचर, पूरा जून हमारा 35-36 के साथ ही गुजरेगा। सही। अब मुझे ये बताएं, थर्सडे ऑनवर्ड्स क्या देख रहे हैं? फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड देन मंडे। जी, गर्मी ही देख रहे हैं। एक छोटा सा डिप्रेशन फॉर्म हो गया है, लो प्रेशर एरिया हमारे अरबियन सी में, साउथ ईस्ट अरबियन सी में, और अभी तो खैर साइक्लोन नहीं बना है। लो प्रेशर एरिया कह लीजिए या डिप्रेशन कह लीजिए, आहिस्ता से ये साइक्लोन की तरफ कन्वर्ट होगा। तो इंशाल्लाह हम आपको फोरकास्ट करते रहेंगे। अगर ये हमारे साहिल की तरफ बढ़ा या किसी और इलाके में हमारे को खतरा हुआ तो हम आपको इसकी वार्निंग इशू कर देंगे। फिलहाल अभी साइक्लोन नहीं बना है, लेकिन एक लो प्रेशर एरिया समंदर में बन गया है और उम्मीद है कि साइक्लोन बन जाएगा। अब्दुल रशीद साहब, ये वाली बात फिर से बताइएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर वाकई तूफान आ चुका है कि कराची में तूफान आने वाला है, बहुत नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, सोशल मीडिया असल में मसला ये है कि कुछ ज्यादा जल्दी करता है और कुछ ज्यादा ही इसमें इजाफा कर देता है। और हवाई मसला ये है, हवा का कम दबाव एक पैदा हुआ है साउथ ईस्ट अरबियन सी में, और आज वो थोड़ा सा और गहरा हो गया, जिसे हम डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। अगले 12 घंटे में डीप डिप्रेशन बन जाएगा और 24 घंटे गुजरने के बाद फिर उम्मीद है कि शायद साइक्लोन बन जाए। कल तक पता लग जाएगा, और साइक्लोन बनने के बाद ये मूव किस तरफ करता है उसका भी अंदाजा हो जाएगा। फिलहाल हमारे साहिल को कोई खतरा नहीं है, हम PMD वाले उसको वॉच कर रहे हैं, हम इस पर नजर रखी हुई है, कोई घबराने की बात नहीं है किसी के लिए। और बारिश से मुताल्लिक बताएं सर, ये भी तो चल रहा है कि 3-4 दिन बारिश होगी इस वीकेंड पे। अगर ये समुद्री तूफान हमारी तरफ बढ़ा और हमारे इलाके से टकराया तो यकीनन बहुत अच्छी बारिश देगा, ज्यादा ही देगा, लेकिन इसमें शुबा है कि हमारे इलाके तक ये पहुंच भी पाएगा या उससे पहले खत्म हो जाएगा। तो ये सर कब तक मालूम हो जाता है कि बारिश होनी है या नहीं होनी? ये अभी 3-4 दिन लग जाएंगे इसके मालूम होने में। ओके, 3-4 दिन लग जाएंगे, तो उससे पहले कि सोशल मीडिया पर जो बातें की जा रही है उस पर एतबार ना किया जाए, ध्यान ना दीजिए आप। इनकी बातों पर ध्यान ना दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। अब्दुल रशीद साहब साथ आप मौजूद थे और आप बता रहे हैं कि अभी तूफान आने से बातें हो रही हैं, कुछ कंफर्मेशन नहीं है। लो प्रेशर एरिया है, साइक्लोन बनेगा नहीं बनेगा, टकराएगा नहीं टकराएगा। अब हम दुआ करें बारिश हो, लेकिन बहुत ज्यादा ना हो किरण, क्योंकि कराची में अगर बहुत ज्यादा बारिश होगी, हालांकि जरूरत है किरण, लेकिन निजाम दरहम बरहम भी तो हो जाता है ना, फिर हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये गलती हमारी है, बारिश हो, ये गलती हम इंसानों की है, हमें इसको ठीक करना चाहिए, वरना देखिए ना हमारे दरिया सूख रहे हैं, हमारे डैम्स खाली हैं, पीने के पानी की कमी है।
इस तरह के मसाइल का हम शिकार हैं, तो हमें बारिशें चाहिए और हमें बारिशें होने के साथ साथ हमें उसे स्टोरेज के लिए भी इंतजाम चाहिए, जो कि एक दिन में नहीं होता, कई साल लगते हैं। इसके लिए हमें डिसीजन भी लेना पड़ेगा। ये छोड़िए, हम कोई डैम बना दें। ईद की छुट्टियां कैसी रही हैं आपकी? बहुत अच्छी, जबरदस्त। मैंने सुना बहुत घूम फिर के आई हैं। एग्जैक्टली, भाई इतने अच्छे मोटरवेज बन गए, मैंने सोचा रोड ट्रिप कर लेती हूँ। जबरदस्त। सिर्फ मोटरवेज नहीं किरण, अगर आप एक्सपीरियंस करती हैं रेस्ट हाउस का, अगर आपकी बुकिंग हो जाती तो ये ही तो ना हो सका, क्योंकि 100% बुकिंग्स थी, क्योंकि रेस्ट हाउस के रेट बड़े मुनासिब थे और हुकूमत ने जो ऐलान किया था कि जितने भी रेस्ट हाउसेज हैं ये खोले जाएं स्पेसिफिकली ईद के दिनों में, तो जबरदस्त पज़िराई मिली है इनको। हो भी गया। ये हो भी गया, तो लोगों ने बहुत एंजॉय किया। किरण, जाहिर बात है अगर आप किसी होटल में जाएं और आपका वहाँ पे किराया 8-9 हज़ार रुपये हो तो मतवस्त तबका वो परेशान होता है, लेकिन अगर 3,000 रुपये, ये भी मैक्सिमम रेट था, इसमें आपको एक रूम मिल जाए, फैमिली वहाँ पे स्टे करे, घूमे फिरे, एंजॉय करे, तो बड़ी खुशी हो जाती है। तो कराची से कश्मीर तक जितने रेस्ट हाउसेज हैं वज़ारत डाक के, एग्जैक्टली, और वहाँ पर बुकिंग 100% रही थी। और इवन ईद के बाद अगर हम बात करें जो दिन है तो वहाँ पर बुकिंग है, बट आई गेस द फिगर इज ऑलमोस्ट 70%। अच्छा, ये तो आप अच्छी बातें कर रहे हैं ना, लेकिन इन्हीं छुट्टियों में एक ऐसी खबर भी आई जिसने लिटरेचर पढ़ने वालों को, फ़नून लतीफ़ा से दिलचस्पी रखने वालों को, पाकिस्तान के शानदार माजी और उसका हाल तब्दील करने के लिए काम करने वालों, इसमें जो दिलचस्पी रखने वाले हैं उन सबको हिला के रख दिया। मैं बात कर रही हूँ मुमताज़ ड्रामा निगार, मुसन्निफ़, अदाकार डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब की। वो हमें नहीं रहे, लाहौर में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी फ़नी खिदमात का एतराफ़ भी किया गया, सदारती तमगा हुस्न बराए कारकर्दगी भी दिया गया, उनको नवाजा गया। लेकिन एक उम्र ऐसी आई, बुढ़ापा ऐसा आया कि लोग हाथ छोड़ते चले गए, साथ छोड़ते चले गए। किस तरह की उनकी ज़िंदगी रही, क्या उनके हालात रहे, कितना मौसर काम वो करते रहे थे, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आवाज़ और लहजा था बाकमाल, अदाकारी भी थी बेमिसाल। डॉक्टर अनवर सज्जाद ने न सिर्फ ड्रामे लिखे बल्कि स्क्रीन पर अदाकारी के जौहर भी दिखाए। बहुत वेरिएबल थे, उनकी बहुत सारी सतहें थी उनकी क्रिएटिविटी की। अफसाना निगार बुनियादी तौर पर वो थे और पेशे के एतबार से वो डॉक्टर थे। डॉक्टर अनवर सज्जाद का असल नाम सैयद मोहम्मद सज्जाद अनवर अली बुखारी था और उनका ताल्लुक अंदरून लाहौर से था। मरहूम ने अपनी ज़िंदगी में 13 किताबें भी लिखी, जिनमें खुशियों का बाग, नीली नोटबुक, जर्द कोम्पल, समंदर, जनब रूप और दीगर शामिल हैं। उन्हें 1979 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। डॉक्टर अनवर सज्जाद तवील अरसे से बीमार थे। मरहूम ने सोगवारान में बेवा और एक बेटी को छोड़ा है। उनकी याददाश्त तब तक इतनी सही थी, कहते हाँ मेरे अभी जहन ठीक है, तुम क्या समझती हो, मैं बूढ़ा हो गया। डॉक्टर अनवर सज्जाद की नमाज़ जनाजा निजी हाउसिंग सोसाइटी जबकि तदफीन मियानी साहब कब्रिस्तान में की गई है। डॉक्टर अनवर सज्जाद से ही मुताल्लिक मज़ीद बात करते हैं, हमें ज्वाइन करें, राइटर हैं, पोएट हैं इफ्तिखार आरिफ साहब। सर वेलकम टू नया दिन। सबसे पहले जानना आपसे ये चाह रहे हैं, डॉक्टर अनवर सज्जाद की ज़िंदगी, उनकी खिदमात, क्या कहेंगे इस पर आप? अनवर सज्जाद हमारी अदबी दुनिया की एक बहुत ही फ़ाल और बहुत ही मौसर शख्सियत थे। आम तौर पर कहा जाता है कि फ़लाँ आदमी का सिर जिहाद था और एक से ज़्यादा उसके डायमेंशन से, मगर सच्ची बात यह है कि कम लोग उस मयार पर पूरे उतरते हैं जैसे अनवर सज्जाद पूरे उतरते थे। वो बेहद अच्छे अफसाना निगार थे, उन्होंने बहुत अच्छा नावल लिखा, उन्होंने बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी, उन्होंने बहुत ही अच्छे मुसव्विर थे, बहुत अच्छे अदाकार थे, बहुत अच्छे रक्कास थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, उस्ताद थे बहुत अच्छे, और ये सब बातें एक बहुत ही तख्लीकी शख्सियत और की नुमाइंदगी करती हैं और इजहार करती हैं कि उनका जो तख्लीकी जौहर था वो कितनी जिहाद में था। देखिए, जिस वक्त अनवर सज्जाद ने लिखना शुरू किया उस वक्त उनके सामने इतने बड़े लोग मिसालिए के तौर पे मौजूद थे, मंटो और गुलाम अब्बास और राजेंद्र सिंह बेदी और कृष्ण चंद्र और अहमद नदीम कासमी और मुमताज़ मुफ्ती और निस्बतन बाद के लोगों में क़ुर्रतुल-ऐन हैदर और इंतज़ार हुसैन। मगर इनके बावजूद उन्होंने जो कहानियाँ लिखी और उनकी जो कहानियों का मजमुआ है चौराहा और उसके बाद इस्तिआरे और आज, ये नहायत मौसर कहानियाँ थीं और फौरी तौर पर इनको अदबी दुनिया में सराहा गया।
अच्छा सर, ये बताइएगा कि डॉक्टर अनवर सज्जाद लफ्ज़ नहीं, सिर्फ हिदायतकारी अदाकारी नहीं, बेहतरीन मैनेजर, बेहतरीन उस्ताद, उनका चले जाना एक बहुत बड़ा खला है। इसको कभी पुर किया जा सकेगा क्या? ये सवाल भी कभी किया जा सकता है? देखिए, हमारे यहाँ ये क्लीशे के तौर पर इस्तेमाल है, कोई आदमी किसी दूसरे का खला पूरा नहीं कर सकता। मुमताज़ मुफ्ती का खला या मंटो का खला या गुलाम अब्बास का खला या बेदी का खला कौन पूरा कर सकता है? मगर उसके बाद बहुत अच्छे अफसाने लिखे गए और यानी अनवर सज्जाद के साथ भी बहुत से लोगों ने अच्छा लिखा और हाजरा मस्तूर और खदीजा मस्तूर ज़रा सा उनसे सीनियर होंगी, मगर बानो आपा उनसे ज़रा सी सीनियर होंगी, लेकिन उनके साथ के लोगों में या उनके फ़ौरन बाद आने वालों में जैसे मंशायाद और रशीद अमजद और मज़हरुल इस्लाम और यूनुस जावेद और रहमान मुज़निब और इस तरह के लोग बहुत से लिखने वाले थे और आज भी हैं। तो ये जो तख्लीकी सफ़र है ये जारी रहता है। अनवर सज्जाद की जैसी शख्सियत का पैदा होना ये रोज़ रोज़ नहीं होती और जो एक शख्स में इतने फ़नून पर में काम करना और बैक वक्त वो डायरेक्टर भी थे, बैक वक्त वो ड्रामा निगार भी थे, बैक वक्त वो अदाकार भी थे और एक फ़ाल समाजी और सियासी कारकुन भी, इतनी खूबियाँ एक शख्स में मुझे सरदस्त नज़र नहीं आती। बिल्कुल। और सर, डॉक्टर अनवर सज्जाद से मुतालिक जब आप इतनी गुफ्तगू कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कोई यादगार लम्हा, कोई ऐसी याद जो आप शेयर करना चाहें नया दिन के नाजरीन से। मैं उनसे, जाहिर है कि वो मेरे सीनियर थे और टीवी के भी मुझसे सीनियर थे, मैंने उनके बाद टेलीविज़न का ज़माना देखा और मैं सच्ची बात यह है कि मैं अपने सीनियर्स के सामने आम तौर पर खामोशी मेरे लिए बेहतर होती थी, उनसे सीखने का मौका मिलता था, मगर वो मेरे लिए दिए रहने को पे तंज करते और फ़िक्रे लगाते थे और यानी मुझे अच्छे लगते हैं फ़िक्रे लगाने वाले लोग और इसी वजह से मैं उससे बहुत और यानी वो अहले मोहब्बत में थे और हुस्न परस्त थे और यानी मैंने उनकी ज़िंदगी के इस हिस्से को भी करीब से देखा है और अब ये मौका उसके बयान का नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि बहुत ही तख्लीकी तौर पर जो उनका वफूर था और जो तख्लीकी जौहर का जो वफूर था और शिद्दत थी उनकी पूरी शख्सियत में, एक ज़रा सी देर में तेज़ हो जाते थे, ज़रा सी देर में नर्म हो जाते थे। तो ये रुख मुझे अच्छा लगता है और इसी वजह से अनवर मुझे अच्छे लगते थे। चलिए, ये तो आपने अपने साथ उनका जो भी कुछ आप लोगों के मामलात में वो बताया। अब ज़रा मुझे ये बताएं, मजमूई तौर से जूनियर्स के साथ उनका कैसा रवैया था, किस तरह से मिलते थे, कैसे बात करते थे? मैं भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, अल्लाह उनको बख्शे, लेकिन मुझे प्लीज़ मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। देखिए, वो खुद एक बहुत ही डिफाइंस के आदमी थे, प्रोटेस्ट के आदमी थे। उन्होंने रवायत से इनकार को अपने लिए समझिए वजीफ़ा करार दे रखा था, जायज़ नाजायज़ अपने, यानी उनको मंटो की तरह उनकी शख्सियत में भी सनम परस्ती का जज्बा बिल्कुल नहीं था और चुनाचे कोई, यानी हिंदुस्तान में वरराज मेहरा उनके उन दोस्तों में थे जिन्होंने उनके बारे में ये लिखा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के जो अहम तरीन अफसाना निगारों में उनका शुमार किया और वरराज मेहरा, शम्सुर रहमान, गोपी चंद नारंग, ये सारे के सारे लोग जिन्होंने फिक्शन के हवाले से लिखा है उनको बहुत अच्छा रेट करते थे और हिंदुस्तान में चाहे वो सलाम बिन रज़ाक हों या सुरेंद्र प्रकाश हों या बलवंत हों या जो बात के लिखने वाले गयास गर्दी या इलियास गर्दी, ये जो बात के लिखने वाले हैं निस्बतन, इन सब ने अनवर सज्जाद के बारे में बहुत ही तहसीनी तनकीद लिखी है और अलग से एक दबिस्तान के तौर पर एक अहम आदमी के तौर पर इनको याद रखा है और उर्दू फिक्शन के वो एक बहुत नुमाइंदा फर्द थे। और ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वाकई
जो लोग भी अदब से ज़रा सा भी शगफ रखते हैं वो हीरो ही थे, इससे कम नहीं थे। इफ्तिखार आरिफ साहब अब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। कोई और मौका होता तो हम और बातें करते। एग्जैक्टली ये आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करेंगे धरती माँ के लिए ज़िंदगियाँ लुटाने वालों का। शुमाली वज़ीरिस्तान हमला, इसमें शहीद मेजर मुइज़ घर वालों की आंख का तारा थे। वालिदैन का ये कहना है कि बेटे के अजीम कारनामे ने उनका सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। उनके पेरेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मिर्ज़ा मकसूद बेग साहब, उनके वालिद और उनकी वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं। मकसूद बेग साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा। गुज़श्ता रोज़ मैं मुइज़ के दोस्त से बात कर रहा था तो मुझे उन्होंने बताया कि बहुत लाइवली थे, बहुत जोक्स क्रैक करते थे, हर वक्त मोटिवेटेड रहते थे, चार्ज रहते थे। मैं आपसे भी ये जानना चाह रहा हूँ कि हाउ वाज ही एक्चुअली? ये बच्चा मेरा माशाल्लाह से बहुत लायक, बहुत समझदार और मतलब ये कि बहुत अच्छी तबीयत का मालिक था, समझे। और मुझे अपने बच्चे पर फ़ख्र है, कौम को उसकी शहादत पर मैं बिल्कुल, मुझे फ़ख्र है बच्चे की शहादत पर। हम लोग मुसल्लह अफ़वाज के साथ मौजूद हैं और रहेंगे, और इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम हमारी पाक अफ़वाज के साथ हैं। और मैं इन बुज़दिल दुश्मनों जो इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उन्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह तुम नाकाम होगे। जी, सलाम है आपके हौसले को। ये फरमाइएगा, आखिरी कांटेक्ट कब हुआ था आप लोगों का, क्या बात हुई थी? अगर आप बताना चाहें प्लीज़ शेयर करेंगे आप। इससे पहले नहीं, बच्चा मेरा रमज़ान से पहले आया था कुछ दिनों के लिए और माशाल्लाह वो मुझसे मिलकर गया था। और उसके बाद हमारा उससे रब्ता ईद वाले दिन हुआ है। ईद वाले दिन नहीं, एक दिन पहले। एक दिन पहले बिल्कुल। वालिदा बता रही हैं। एक दिन पहले मैं चाह रहा हूँ माँ जी आप ही बताइएगा, जब आपका रब्ता आखिरी बार हुआ था क्या बातें हुई थी? क्योंकि बहुत ही, जिस तरह सर भी बता रहे थे, बहुत लाइवली थे। जी जी बिल्कुल। लेकिन उनका मेरे से रब्ता हुआ है, वो दरअसल मुझे ही कॉल करता था तबीयत वगैरह पूछने के लिए। सही। तो बस उसका मेरा रब्ता ईद से एक दिन पहले हुआ है। तो वो है ना ऐसे ही बस उसकी मुख्तसर कॉलें आ रही थी, मुझे नहीं पता कि वो वज़ीरिस्तान में। दरअसल से ये बात मेरे से सब छुपाई हुई थी कि अम्मी को कोई टेंशन नहीं हो, अम्मी को कोई बात नहीं हो। लेकिन उसने अपने मोबाइल में मेरे ही नंबर फीड किया हुआ था। तो जब वो वहाँ था, लेकिन मैंने उससे, जब उसकी कॉल मेरे पास आई तो मैंने उससे पूछा, बेटा हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम किस तरफ हो? हाँ अम्मी मैं सही हूँ, लेकिन आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है, आप क्या है, क्या चल रहा है घर में? मैंने कहा हाँ बेटा चल रहा है। उस मुख्तसर सी बात कहले अम्मी आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उस पर मैंने कहा कि हाँ मैं तो ख्याल रख रही हूँ, आप तुम बेटा अपना ख्याल रखना। कहले नहीं अम्मी मैं आपसे कह के आया था, मैं एक मिशन में जा रहा हूँ, अब दुआ कीजिएगा कि मैं उस मिशन से। ये आखिरी कॉल पर माँ जी उन्होंने बात की, यानी जब पहले कभी कॉल पे बात होती थी तो ऐसी बात नहीं करते थे, यानी ये एक इशारा दिया आपको? नहीं जाते वक्त नहीं, ये जाते वक्त भी वो दरअसल मेरे ही घर में था ना, तो जाते वक्त भी यहाँ बैठते उठते मुझसे कह रहा था, मैं उससे पूछती थी बेटा आप किस तरफ जाओगे, क्योंकि उसकी बीवी बच्चे हैं तो यहाँ है ना। तो मैंने कहा ईद भी आने वाली है, तो कह रहा नहीं मैं जा रहा हूँ अम्मी एक मिशन, बहुत बड़े मिशन पे जो मुझे दिया गया है, आप दुआ कीजिएगा नमाज में कहना मैं उस मिशन से कामयाब लौटूं। तो मैंने कहा बेटा कौन सा मिशन है, ऐसा क्या? मैं ये आपको इतना नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि आप काइंडली मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मिशन ये बात से पहले भी गए होंगे, इससे पहले भी जाते रहे होंगे। हाँ, ये इस बार खास तौर पर कहा उन्होंने। हाँ बच्चा मेरा मुसलसल वो मिशन पे ही रहे। 2 साल उसने मेहमद एजेंसी में भी वो बच्चा मेरा रहा और मुख्तलिफ जगहों पे जाता रहा। सियाचिन भी गए बच्चा वो मेरा अपने प्रोफेशनल से बहुत ही सिंसियर और बहुत ही मुखलिस था। सियाचिन भी रह के आया। सियाचिन भी वो बच्चा मेरा रहकर आया 2 साल तकरीबन। लास्ट टाइम जब बच्चा यहाँ आया हमसे मिलकर गया तो नॉर्मली वो वैसे जब भी जाता था मिलकर जाता था, इस दफ़ा वो ज़्यादा ही गर्मजोशी से मिला, हमारे घर से ही जाता था। सही सर। और चलते बस आखिरी अल्फाज के
आखिरी अल्फाज बच्चे के मेरे ये थे कि अब्बू अपना ख्याल रखिएगा। अब्बू अपना ख्याल रखना, अम्मी अपना ख्याल रखना, ये वो बार बार कहते थे। सर बिल्कुल मुझे ये भी बताइएगा, जिस आपने कहा सियाचिन भी गए जी जी और बहुत से और महाज पर भी गए, क्योंकि हमने देखा तकरीबन 13 साल की जो मिलिट्री लाइफ थी उसमें मैक्सिमम टाइम वो ऑपरेशनल एरियाज में रहे हैं, किसी कैंट में, किसी पीसफुल स्टेशन पर नहीं रहे वो। नहीं रहे। और इसमें वो कुछ अरसे उनकी पोस्टिंग मंगला कैंट में भी आई, उनकी पोस्टिंग मंगला कैंट में भी बच्चा मेरा रहा, आप समझेंगे ना। उसके बाद अभी पिछले दिनों बच्चा मेरा जड़ीकस, एक जगह है कैंट है जड़ीकस, वहाँ मेरा बच्चा था। बहरहाल बच्चा मेरा बहुत होनहार, बहुत जिसे कहते हैं दिलेर, समझे, और ख्वाहिश रखता था शहादत की, वो समझे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप दोनों से तो जो बात हुई वो तो आपने बताई, दीगर फैमिली मेंबर्स के साथ किससे ज़्यादा प्यार करते थे, किससे जिद करते थे, किसकी जिद पूरी करते थे? सबकी सब। नहीं, वो माशाल्लाह से वालिद, वालदा, भाई बहन सबसे बेतहाशा मोहब्बत करने वाले। सही। और इनके अपने सबसे मिलनसार बेटा अगर कहें तो गलत नहीं होगा, सबसे मिलनसार, सबका ख्याल रखने वाला, सच्ची हीरो। बहुत मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह ताला ऐसी औलाद सबको दे। आमीन आमीन। एंड नॉट जस्ट द सन, उसके उनके दोस्त वो भी यही कहते हैं कि जब भी पोस्टिंग आती थी तो वो हमेशा कहता था कि यार मैं बड़ा खुश हूँ मेरी ये पोस्टिंग आई है, ये इस माह से पोस्टिंग आई, आई एम वेरी हैप्पी। ही वाज ऑलवेज ओवरचार्ज। मुझे ये बताएं, उनके बच्चे, 2 बेटे हैं, एक 8 माह का, एक शायद 2 साल का। जी तकरीबन 4 साल का, 4 साल का बच्चा है, बड़ा बच्चा, और छोटा बच्चा 8 माह का है, समझे। वो बच्चे की पैदाइश पे आए थे, यहाँ कराची आए थे बच्चे की पैदाइश पे, यहाँ पर यहीं कराची में पैदाइश हुई है बच्चे की, तो आए थे और बहुत खुश थे माशाल्लाह से, समझे। अम्मा मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आपसे बात करना चाह रही थी, मुझे बताएं ये आसान नहीं होता कि आप अपने बच्चे को, वो कौन सा हौसला होता है कि आप महाज पर भेजें, आप शहादत पर भी आंसू ना बहाएं, खुश हों और कहें मैं दूसरा बेटा कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। हम चैन से इसलिए सोते हैं क्योंकि हमारी अफवाज सरहद पर है, हमारे सुकून का बायस है। ये आसान नहीं है, अपने बच्चे को महाज पर भेजना आसान नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये। जी नहीं, वो तो सही है, लेकिन ये है कि मेरा बच्चा जब ये शुरू से ही इतना होनहार था, पढ़ाते वो जब वहाँ पहुँचा उस स्टेज पे, तो जाहिर है उसने ना ये कहा कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है बेटा चले जाओ। तो लेकिन ये है कि देख लो फिर भाई उसके साथ कितने होनहार बच्चे थे, वो नहीं सेलेक्ट हुए, ये कुदरत को था मंजूर कि ये सेलेक्ट हो गया और चला गया वहाँ, ये वहाँ पर PM है, और वहाँ से ये कामयाब होके वहाँ हमें बुलाया गया, वालिदैन को हम गए, उसको पहले डिग्री मिली, फिर उसके पास आउट हुआ, फिर वो हमारे ही साथ आ गया, फिर उसके बाद उसकी पहली पोस्टिंग आई थी आज़ाद कश्मीर की, तो वहाँ वो सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे वो आज़ाद कश्मीर में था। कभी आपने जिद की तो वहाँ कि बेटा मुझे तुम्हारे साथ चलना है, जहाँ भी तुम्हारा मिशन है, जो भी तुम्हारी पोस्टिंग है, मैं जाऊँगी साथ में, मैं नहीं तुम्हें अकेले जाने लेकिन नहीं, मैंने ये नहीं की, लेकिन ये है कि वो जा ही ऐसी जगह रहा था कि जो मैं उससे ये जिद करती। हाँ, ये अभी पिछले साल में ना जब वो जड़ीकस में गया 6-7 महीने 8 महीने के लिए, तो उसने बुलाया मुझे, इनको भी बुलाया, बहन भी गई, बच्चे भी गए उसके, तो उसने ना वहाँ पर, ये लोग तो आ गए 15-20 दिन में, लेकिन उसने मुझे वहाँ पर रोकने के बाद मुझे उसकी लाइफ का नहीं पता कि उसकी क्या लाइफ गुजरती है, कैसा, लेकिन वहाँ रह के 1-1.5 महीने में मैंने बहुत करीब से उसकी जो लाइफ देखी। मैं कहती हूँ मैंने किसी को ऐसा नहीं देखा कि जिसने मजाल है कि वो बंदा सुबह 4 बजे जा रहा है, आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। मेरे वहाँ रहते हुए 2 दफ़ा बहुत टफ लाइफ, बहुत 24 घंटे 36 घंटे किसका सोना नहीं, और फैमिली साथ है वहाँ भी मार्जिन, ठीक है। हाँ, वहाँ फैमिली थी, जब उसका एक बेटा ही था, ठीक है। मैं उससे मेरा बेडरूम सेट किया हुआ था,
अक्सर निगरानी होती थी तो मेरे बेडरूम का दरवाजा बंद कर देता था वो। अम्मा बहुत ख्याल रखता था, बहुत ख्याल। और अब यादें हैं हमारे साथ। क्या बात है आपके हौसले की। जी आप कहिए। हमें अपने बच्चे पे फ़ख्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें अपने बच्चे पे फ़ख्र है और हम सलाम करते हैं अपनी मुसल्लह अफ़वाज को, समझे। बिल्कुल। और ये जो शरपसंद और ये तकरीबकार जिस किस्म की बुज़दिलाना काम कर रहे हैं, ये इनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ थे। वाकई हौसले को सलाम है, आपके जज्बे को सलाम है। आँख में आंसू नहीं है, चेहरे पर फ़ख्र है, मुस्कुराहट है। और जिसने भी ऐसा कुछ किया ना दहशतगर्दों ने, उनको मलियामेट करेंगे अभी भी इनका याद। एग्जैक्टली बहुत होनहार बेटा और बड़ा ज़बरदस्त दोस्त और एक होनहार सपूत मेजर मुइज़। कौम का सलाम, कौम के हीरो हैं आप। अभी लेते हैं ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं अहम मौज़ूआत के साथ। रहिए नया दिन के साथ। नया दिन में कहेंगे खुशामदीद। आप किसी को कॉल मिला रही हैं क्या? मैं वो आवाज़ सुनने की कोशिश कर रही थी। कौन सी आवाज़? आपका मतलूबा नंबर बंद है। और शुक्र है ये नहीं था कि आपका बैलेंस इस कॉल के लिए नाकाफी है। वो आवाज़ सिर्फ बुरी खबरें नहीं होती। यस, अच्छी खबरें भी होती हैं। अच्छी खबरें भी होती हैं, अच्छी बातें भी होती हैं। आवाज़ वैसे बहुत खूबसूरत है किरण। आवाज़ खूबसूरत है। आप मुझसे पूछेंगे नहीं मैं खड़ी क्यों हो रही हूँ? क्यों? मैं साइड में बैठी हूँ, आपको यहाँ बुलाऊंगी। ओके। मुझे अपनी गेस्ट को बुलाना है। कौन सी गेस्ट? ऐसी खास गेस्ट कौन है किरण जिसके लिए आपने मुझे उठाया है वहाँ से? ज़हमत दी है मैंने आपको। यस, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो ये है वो जिनकी आवाज़ सुनते हैं हम। अरे दीवानो, नहीं पहचाना तो पहचान लो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। फरहीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फरहीन, मैं तो चाह रहा हूँ कि बिफोर वी स्टार्ट पहले सबसे वो लाइन ही हो जाए प्लीज। अच्छा ओके। मेरा मतलूबा नंबर, आपका मतलूबा नंबर। ओके, आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आने पाकिस्तानी समझते हैं कंप्यूटर की आवाज़। एग्जैक्टली, कंप्यूटर वाली बाजी। कंप्यूटर वाली बाजी, एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये बताए कि ये वो कौन सा एक और भी तो होता है ना, वो सबा, वो सबा जो कहती है मैं अस्पताल में हूँ, मुझे लोड 20 रुपए का लोड भेज दो। तो एक वो बाजी भी नहीं मिल रही। हाँ वो बाजी 2-3 लोग नहीं मिल रहे। अब एक तो ऑन एयर बोल नहीं सकते, वो जो जिन ना कह कोई बात नहीं। हाँ, और दूसरे वो हाथ मिलाने वाले लोग नहीं मिल रहे। ये सारी मुझे इसके बाद पता चली है। ये भी कुछ है। हाँ ये भी कुछ है। अच्छा, वैसे मैं आपको एक और बाजी के बारे में बताऊँ, खबरों वाली बाजी जो कहती है हमारे साथ रहिएगा। ये वाली भी एक बाजी है। एक और भी है, वो गूगल वाली बाजी, रास्ता गाइड करते हैं। एक फोन वाली बाजी भी है। एग्जैक्टली। ये मुझे लग रहा है कि हम फिल्म बाजी की प्रमोशन करने बैठ गए हैं। छोड़ देते, वापस आ जाते हैं। वॉइस ओवर की तरफ वापस आते हैं। आपकी आवाज़, आपका अंदाज बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। ये बताइए, ये एक बड़ा शानदार आर्ट है और आर्ट के लिए ये कहा जाता है कि जो आपका कुछ इनर फीलिंग्स होती है ना, वो बाहर आ जाती हैं। या आपका मतलूबा नंबर के ऊपर तो बड़ा मुश्किल हो गया होगा एक्सप्रेशन देना। यार ऑनेस्टली मुझे ये कभी आता भी नहीं था और मैंने ये सीखा है, लिटरली मैंने सीखा है। बिकॉज मुझे कभी वॉइस ओवर्स, मुझे नहीं पता था वॉइस ओवर्स क्या होती है। मेरे ख्याल में आधे पाकिस्तान को नहीं पता होगा, आधे से क्या 70% लोगों को पता ही नहीं है कि ये वॉइस ओवर। आज आप हमें समझा दें और आधे से ज़्यादा पाकिस्तान को समझाते हैं। भाई ये जो आप हर चीज़ के पीछे आवाज़ सुनते हैं ना, और हर चीज़ के पीछे जो डब हो रहा होता है, ये सारी की सारी चीज़ें ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट करते हैं। दुनिया भर में वॉइस ओवर आर्टिस्ट को बड़ी वैल्यू की जाती है। हमारे मुल्क में पहचानते ही नहीं है लोग, बट अब मुझे लोग बहुत थैंक यू करेंगे। मेरी वजह से वॉइस ओवर आर्टिस्ट को लोग पहचानेंगे, मेरी वजह से लोग वॉइस ओवर इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, और ये होता है फरहीन के लोग आए और वो कहें जरा एक सेल्फी भी हो जाए आपके साथ, बल्कि वेल्फी कहते होंगे, आवाज़ भी जाए जिसमें। हाँ, बट ये बहुत कम होता है, लेकिन होता है इस तरीके, हाँ उस तरीके से होता है जब किसी को मैं बताऊँ ना, अच्छा वो वाली जो आवाज़ है ना वो मेरी है, तो फिर लोग कहते हैं नहीं अच्छा ये तो कंप्यूटराइज नहीं होती। तो मैं बोल के दिखाती हूँ, बड़ी मेहनत करने के बाद लोग अच्छा ये तो वाकई वही है। कभी पिज्जा ऑर्डर किया इसी तरह से? नहीं, आपका मतलूबा नंबर की तरह। और अगर मैं कहूँ करके दिखाए, पिज्जा ऑर्डर करके दिखाए, यस उसके अंदर मुझे ये चाहिए, ब्रांड का नाम ना ले चलेगा। अच्छा, पिज्जा ऑर्डर करना है मुझे। पिज्जा ऑर्डर करना है या पिज्जा डिलीवरी देनी है? आप वो भी करके दिखा सकती है। मैं तो बस इंग्रेडिएंट सुनना चाह रही हूँ ना, उसमें पेपरोनी, मशरूम्स, चीज। अगर आप कहेंगी तो कैसे कहेंगी? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग वैसे मैंने तो बहुत कम चीजें खाती हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल दे दिया, बट आई विल ट्राई। मुझे आपकी ज़हानत पे भरोसा है। ओके सो
मुझे ये पिज़्ज़ा दरकार है। हाँ ओके, मुझे ये पिज़्ज़ा दरकार है। पेपरोनी के लिए 1 मिलाइए, हैलापिनोस के लिए 2 मिलाइए, हैलापिनोस के लिए 2 मिलाइए। अपने घर में पकाने के लिए फोन बंद कर दीजिए। अच्छा ऐसा होता है फरीन, आपने कॉल की और बड़ी जरूरी कॉल से आगे से आपको अपनी ही आवाज सुनने को मिले, नंबर बंद है, आप कहते हैं ये बाजी। हाँ अच्छा, मैंने एक चीज, मुझे हमेशा लोग बोलते थे, कभी ऐसा किया है कि किसी की कॉल आ रही हो, बाकी कर दिया, नहीं फोन उठा के आपने ये बोला हो कि आपका मतलूबा नंबर मसरूफ है या बंद है? प्लीज ये बताइए। मैंने कभी भी नहीं किया ये अल्लाह, मुझे बड़ा दिल चाहता है, मैं आज तक कभी नहीं किया, हिम्मत ही नहीं। कॉल सुनने का दिल ना चाह रहा तो आप तो कर भी सकती हैं, आपको तो मार्जिन है बिकॉज़ आपकी आवाज ही है। मेरा दिल बड़ा चाहता है कि ट्राई करूं कि पता नहीं लोग पहचानते कि नहीं पहचानते। मतलब आप खुद को तो कोस सकती है। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं फरीन के एक ही फ्लो में, एक ही अंदाज से वो तमाम लाइंस आपने बोलनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग में बैठी हुई और देयर आर 12 लाइंस इन उर्दू एंड देन 12 इन इंग्लिश, एक गो में हो जाता है? एक गो में हो जाता है, जब आप 8-10 साल लगा लेते हैं तब। लेकिन जब आप पहली बार कर रहे होते हैं, पहली बार का बताएं ना, एक लाइन एक दिन में होती है। एक लाइन एक दिन में? नहीं, जो ये लाइन थी कि आपका मतलूबा नंबर इस वक्त किसी के इस्तेमाल में कितनी रीटेक्स थी? अच्छा मैं आपको बताऊं, ये मुझे बोलने का बड़ा शौक था। जब मैं किसी एक टेलीकॉम कंपनी के लिए हायर की गई, तो मुझे डे 1 से ये शौक नहीं था कि मैं बाकी IVRs बोलूं। मुझे था मैं ये कब बोलूंगी कि आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। और मेरे ख्याल में मेरी हायरिंग के भी 4-5 महीने बाद मुझे मौका मिला था कि मैं ये लाइन बोल सकूं। बस मैं बाकी कुछ भी बोलने में इतनी इम्परफेक्ट थी कि वो इस लाइन पे आते ही नहीं थे। और उसके बाद ये हुआ था कि जब मेरे पास बहुत सारी IVRs आना शुरू हुई, तो मैं उनसे बाकायदा लड़ती थी कि यार मैंने नहीं बोलना ये सब, मैंने बस यही बोलनी है, बाकी मैंने नहीं बोलना ये सब, ये तुम लोग किसी और से करा लो। और आज मैं ये सोचती हूँ कि लोग इसी वजह से मुझे इतना पसंद करें कि हर जगह पे आपको सुनाई दी जाती है, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा साउंड करती है। सो अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, अल्लाह ताला की हर चीज़ पे शुक्र अदा करना चाहिए। और भी तो ऐसे बहुत सारे मामलात होंगे कि जो आपने सोचा और वो हुआ, उसके लिए आपने मेहनत की और आपने अचीव कर लिया। हाँ ऐसा सब कुछ ही होता है, सब कुछ। मैं बहुत ढीठ हूँ। मैं अगर मुझे पता मुझे ये चीज़ चाहिए तो बस मुझे वही चाहिए। जिद्दी, बदतमीज, ढीठ, जो बोलना चाहिए बोल सकते हैं, बिगड़ा हुआ बहुत करना है। हाँ मुझे करना है। और अमूमन लोग तो पूछते हैं हाँ बेटा बचपन में किसने तरबियत की थी? तो बिकॉज मेरी मामा थी नहीं बचपन से, तो मैं हमेशा कहती थी मेरे अब्बा ने मेरी तभी। अच्छा या लोग पूछते हैं और बहन भाइयों में कौन से नंबर पर? मैं सबसे छोटी। अच्छा तभी। हाँ। और फ्रेंड्स क्या कहते हैं? और जो फ्रेंड्स आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपसे अच्छा खासा मजाक कर लेते हैं, अगर वो आपके इस वॉइस ओवर के ऊपर बात करते हैं, मजाक करते हैं, तो वो ऐसा कोई मजाक बता सकते हैं आप हमें जिसको आप खुद भी इंजॉय करती हो? मैं ऑनेस्टली मजाक उड़ाते हैं वो, इंजॉय तो मैं कुछ भी नहीं करती, लेकिन बट हाँ बहुत सी बार ऐसा होता है कि जैसे वो लोग बोलते हैं हाँ यार आपने वहाँ पे ये चीज़ बोली, बहुत अच्छे दोस्त बनाए आपने। ठीक है, ऑनेस्टली बताऊँ मैंने दोस्त ही नहीं बनाए, बिलीव मी, मैंने कभी दोस्त नहीं बनाए। मतलब मुझे हर थोड़े टाइम बाद लोग ना कुछ अजीब से लगना शुरू हो जाते हैं, मुझे लगता है ये क्यों है मेरे इर्द गिर्द और ऐसा क्यों हो रहा है? एग्जैक्टली। वो पूछेंगे कि हमारे में क्या मसला है। ये रियलाइज करना चाहिए कि उनमें ऐसा कौन सा मसला है कि मुझे थोड़ी बात तो जहर लगने लगे। यस फरीन, मुझे कमिंग बैक टू द वॉइस ओवर थिंग, अक्सर ड्रामास, बल्कि मैं कहूँगा सनसनी फैलाती हैं आप, ऐसी कुछ वॉइस ओवर भी आप करती हैं। वेलकम टू द क्लब। यस, तो मैं चाह रहा हूँ कुछ ऐसी लाइंस अगर आप बोल कर सुनाएंगे जरा हम भी थोड़ा डर जाएं। अच्छा सनसनी देखें ज्यादा मत डराना, हम दोनों का दिल बड़ा कमजोर है। सबा पे बात कर लेते हैं। ठीक है ओके। ये सबा हर रोज बैलेंस क्यों मांगती है? देखिए अब से कुछ देर बाद सिर्फ समा पर। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। मेरे चैनल वाले ना मुझे बहुत बेइज्जत करने वाले हैं, तो हर चैनल पे बैठ के उस चैनल की बात करती हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन अब बताइए अब आगे अचीव क्या करना है? वो क्या है जो आपने कुछ सोच के रखा? मैंने बिल्कुल सोच के रखा और मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी इस चीज़ में बहुत हेल्प करें। मैं स्ट्रेस के लिए बहुत काम करना चाहती हूँ। जो हमारे यहाँ जानवर, कुत्ते, बिल्ली, गधे, हर वो जानवर जो हमारे मुल्क में सड़कों पर है, इनको बहुत ज़रूरत है। इंसानों के लिए फिर कोई ना कोई सुन लेता है, या इंसान खुद बात कर सकते हैं, बट जानवर बोल नहीं सकते। और मैं इनके लिए 2 काम करना चाहती हूँ। एक तो ये कि इनका इलाज हो, जिसके लिए मैं 24/7 एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू करना चाहती हूँ जो स्ट्रेस को वहीं ट्रीट करे और वहीं छोड़ दे। और दूसरा मैं ये करना चाहती हूँ कि उनको क्योंकि हम रेस्टोरेंट्स वगैरह से ऑन एंड ऑफ बात करते रहते हैं, बट अभी तक मेरी फाउंडेशन प्रॉपरली स्टैब्लिश नहीं हो पाई है।
कुछ वजूहात की बिना पर जो हो जाएगी इन अ मंथ और इंशाल्लाह। सो उसके बाद ये है कि उनको 2 वक्त खाना सड़कों पर मिला करेगा और वो एम्बुलेंस उनको वहीं ट्रीट करके वहीं छोड़ देगी। तो मैं इस पे काम करना चाहती हूँ। वंडरफुल। अच्छा, अब से ना कुछ देर पहले 9 बजे की बात है, वज़ीर आज़म ने कहा कि जो आपके बेनामी असासे हैं ना उन्हें डिक्लेयर करें। क्या आप मुझे वैसा कुछ करके बता सकती हैं कि अपनी बेनामी जायदादें फौरी डिक्लेयर करें, अपने असासे फौरी डिक्लेयर करें? कौम के नाम फरहीन मलिक का पैगाम। मोअज़्ज़िज़ सारिफ, अपने बेनामी असासे बहुत जल्द डिक्लेयर कीजिए। शुक्रिया। क्या बात है। अच्छा, मुझे अब फरहीन ये बताएं कि जब से लोगों को मालूम हुआ है कि ये हैं वो शख्सियत जिनकी आवाज़ हम सुनते हैं, जिनकी आवाज़ हम रोज़ सुनते हैं, क्या चेंज आया लाइफ में? मुझे डर लगना शुरू हो गया है। पता नहीं, मुझे लगता है पता नहीं मुझे ये चाहिए था कि नहीं चाहिए था। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग पहले मुझे ये होता था कि यार कोई मुझे पहचानता ही नहीं है। और बिलीव मी, इस सारी चीज़ से पहले, क्योंकि ये भी कुछ प्लान नहीं था, अगर लोगों को नहीं पता तो मैं बताती चलूँ कि मेरे शो में गेस्ट आए थे और JDC की टीम आई थी, क्योंकि मैं रेडियो शोज करती हूँ और उसकी इफ्तार ट्रांसमिशन कर रही थी, तो उसमें उनको मैंने बुलाया था। और उनको जब बुलाया उन्होंने कहा नहीं अच्छा आप करती हैं, तो उन्होंने एक वीडियो बनाई और वो वायरल हो गई। उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, मेरी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ प्लान नहीं था। सो ये एक चीज़ ऑल ऑफ सडन हो गई थी, इसमें कुछ नहीं था। लेकिन इसके बाद जो सबसे पहला रिएक्शन सोशल मीडिया पे आता है, लोग कांटेक्ट भी करते हैं, सराहते भी हैं। मैं उस हवाले से पूछना चाह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगा, बट थोड़ा सा उसे, हाँ मैं आपको बता रही थी, उससे एक दिन पहले मैं बड़ा रो रही थी कि यार मैं इतनी काम कर चुकी हूँ, लोग मुझे पहचानते नहीं है। और रमज़ान का महीना अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। हाँ देखिए, और मैं अगले दिन सुबह उठी हूँ, मैं कहा ये क्या दुनिया में क्या हो रही है। ऐसे लोग मुझे, जिन्होंने कभी जिंदगी में मुझे पूछा नहीं, वो मुझे फोन करके बोले अरे तुम इसमें रिश्तेदार तो नहीं थे कोई? रिश्तेदार तो होते हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो मतलब कि बगैर किसी को नहीं पूछते। अच्छा, दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें कि रिकग्निशन हो आपके पास में तो उसकी परवाह होना, या फिर रिकग्निशन मेरे पास है और मैं मर नहीं रही इसके लिए, मुझे भूख नहीं है इसकी। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। आप कहाँ खुद को पाती हैं? मुझे जब तक ये रिकग्नाइजेशन नहीं मिली थी तो मैं बड़ा इस चीज़ को वो करती थी कि यार मुझे चाहिए, मैं चाहती हूँ लोग मुझे जाने। बट जिस दिन से ऐसा हुआ है तो बिलीव मी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा कि यार ये क्या हो रहा है, पता नहीं अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है। सो एक अजीब, ये कोई मौत जिंदगी का मसला नहीं है। मौत जिंदगी ये पता है मेरे साथ बहुत पहले एक दफ़ा हुआ था, जब मुझे गाड़ी चाहिए थी और मैं सोचती थी यार ये मैं कैसे खरीदूंगी, कब खरीदूंगी, मेरे पास इतने पैसे कब होंगे। जिस दिन मैंने वो गाड़ी खरीदी तो तब मेरे दिमाग में यार कहीं मैं मरने वाली तो नहीं, क्योंकि ये तो मेरी आखिरी ख्वाहिश थी, ये तो पूरी हो गई। तो अब क्या होना है? तो उसके बाद अब मुझे लगता है कि मुझे आपकी पहली ख्वाहिश पता करनी पड़ेगी, वो क्या थी? वो छोड़ दे और फिर बताऊंगी। लेकिन सबकी ख्वाहिश होती है कि जब हम कॉल करें तो ये आवाज़ सुनने को ना मिले कि आपका मतलूबा बैलेंस इस कॉल के लिए ना काफ़ी है। लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि ये आवाज़ अभी थोड़ी सी ख़राब हो गई है, बट मैं ये कोशिश करती हूँ कि ये आवाज़ इतनी प्यारी साउंड करे क्या उसी में खो सुनते ही रहे हो जाए। हाँ, इस गले के साथ घर वाले बोलते हैं यार रानी मुखर्जी जैसी आवाज़ होगी है, बट ओके वो भी पसंद है लोगों को, बहुत पसंद है, लेकिन मुझे अभी ये आवाज़ नहीं पसंद, मुझे वही आवाज़ पसंद है। ओके फाइन, मैं कोशिश करती हूँ। आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ़ है, बराए मेहरबानी इंतज़ार कीजिए। The number you have dialed is on another call. Please hold. क्या बात करती है, ऐसा लग रहा है मुझे। मैं मिमिक्री नहीं करती। नहीं करती? बिल्कुल। तो बस अब बैलेंस वाली बात बता दें आप ना, बैलेंस के लिए नाकाफी है। वो वाला जुमला वो बता दें। आपका मौजूदा बैलेंस इस कॉल के लिए नाकाफी है, बराए मेहरबानी नहीं, आपका मौजूदा बैलेंस इस कॉल के लिए नाकाफी है। इसके आगे नहीं था, आई थिंक ये अपना कार्ड रिचार्ज कीजिए, बराए मेहरबानी अपना कार्ड रिचार्ज कीजिए। और इसमें बंदा बीच में बोलना शुरू कर देता है आप बैलेंस भिजवा दें। आप पढ़ के भूल गई, अदा करके भूल गई, ये बाकी सारे लोगों को याद है। एक्चुअली पता है मैं थोड़ी सी वो लकीर की फकीर टाइप इंसान, जो लिखा पढ़ मुझे जो लिखा है ना मैं वही पढ़ती रहूंगी, और मतलब उसके बाद मुझे कोई बोल भी देना नहीं यार इसमें ये गलत है तो ये चेंज कर दो, मैं फिर भी वही पढ़ती रहूंगी। तो ये जब तक काट के नहीं लिखूंगी ना तो मैं वही पढ़ती रहूंगी। पढ़ने की बात है तो ये बताइए, लिखना पढ़ना थोड़ी सी दिलचस्पी है? मुझे लिखने पढ़ने से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, बट बहुत मजबूरी के तहत पढ़ लिया था मैंने। अल्लाह, मजबूरी। ये कितनी ऑनेस्ट है आप। यार मैं क्या करूँ, मतलब
मुझे कभी पढ़ने का शौक नहीं था। मेरे अब्बा कहते थे बेटा अगर तुमने पढ़ाई, एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली डॉक्टर है, सो मेरे अब्बा को हमेशा होता है बेटा जब तक पढ़ाई करोगी तब तक ये काम कर सकती हो, वरना ये मीडिया शीडिया में नहीं आना, कोई ज़रूरत नहीं है। सो बस मजबूरन। और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यार पढ़ाई जो है ना वो सबसे आसान मुझे लगता है ये आर्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती है, घर ही तो सजाना होता है। और बस फिर उसके बाद मैंने, वो आखिरी सेमेस्टर था और मैंने कहा कि बस अब मैंने कभी ज़िंदगी में किताब को हाथ नहीं लगाना और किताब ने मुझे नहीं देखना। ऐसा। अच्छा, मैं अब ये चाह रहा था कि एक खबर अगर हम इनसे पढ़वा लेते, अगली खबर जो हमारी है अगर पॉसिबल है, वो प्रॉम्प्टर है, हम चाह रहे हैं कि एक हफीज़ से मुतालिक, क्रिकेटर हैं हमारे, उनसे मुतालिक, उनकी मूंछों से मुतालिक एक खबर है, अपने मुनफरद अंदाज में आपने पढ़नी है, ये है खबर। अच्छा ओके सही है। मूछें हो तो नथुलाल नहीं मोहम्मद हफीज़ जैसी, इंग्लैंड के खिलाफ कौमी टीम को फतह दिलाने वाले मोहम्मद हफीज़ की मूछों को ताव देने का अंदाज इंतहाई मकबूल हो गया। वर्ल्ड कप में मोहम्मद हफीज़ का मूछों का स्टाइल ना शायकीन बल्कि साथी क्रिकेटर्स और कमेंट्री पैनल को भी खूब भागे। सिर्फ लिखना चाह रहे थे वो यार, ऑनेस्टली तो मुझे पहले पढ़ना चाहिए। कोई बात नहीं, आपने फिर भी बहुत अच्छा पढ़ दिया है। ये आप दोबारा पढ़िएगा। नहीं, ये दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ये मैं पढ़ दूंगी। हम दोबारा पढ़ देंगे, लेकिन अभी आपको ऐसे छुट्टी नहीं मिलने वाली, चूंकि आप वहाँ अटकी है ना। नहीं, ऐसे नहीं कह रही मैं, ये कह रही हूँ आपसे, अब आप जाते जाते अपने मखसूस प्यारे भले से स्टाइल में ये कह दीजिए कि नया दिन देखते रहिए, समा देखती रहिए, और साथ में आप ये भी कर सकती हैं कि शुक्रिया अदा कर दें, और बराहे करम या बराहे मेहरबानी के अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वो भी भले लगते हैं। कैमरे में देख के बोलना है आपकी मर्जी से, ये कैमरा अच्छा ओके। ऑलराइट जनाब, आप लोग देख रहे हैं नया दिन, और नया दिन ऐसे ही देखते रहें, और ये आप लोगों को रोज़ एंटरटेन करते हैं अपनी बड़ी मज़े की न्यूज़ के साथ और बड़ी एंटरटेनिंग सी बातों के साथ। सो कीप वॉचिंग नया दिन। थैंक यू सो मच। यस, आवाज हो तो फरहीन जैसी वरना ना हो, और मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी वरना ना हो। अगर आपको ये पता था तो गलत पता था, क्योंकि अगर मूछे हो तो मोहम्मद हफीज जैसी वरना ना हो। इंग्लैंड के खिलाफ कौमी टीम को जीत दिलाई, मोहम्मद हफीज ने मूछों को ताव दिया, ये स्टाइल मकबूल हो गया, सबको भाग गया। वर्ल्ड कप में मोहम्मद हफीज की मूछे क्रिकेट मैचेस से ज्यादा इन पर बात हो रही है, तो फिर वो शायकीन हो, साथी क्रिकेटर्स हो, कमेंट्री पैनल हो, कौन है जो इससे बात नहीं कर रहा। This is how you do it. मूछें किसकी थी हमने जान लिया, बहुत स्टाइल किसने किया। स्टाइल किसने किया, और या फिर ये यूं कहना चाहिए किरण के स्टाइलिस्ट इस मूछों के हवाले से क्या कहते हैं, ये स्टाइल के हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि हमने देखा कि बहुत से क्रिकेटर्स हैं जाते हैं हेयर स्टाइलिस्ट रशीद के पास और फिर बड़े खुशी खुशी वापस आते हैं कि हमें बड़ा नया सा स्टाइल दिया है, और तब लोग उस स्टाइल को फॉलो करते हैं। तो मैं इन्हीं से बात करना चाह रहा हूँ। रशीद साहब, वेलकम नया दिन। मोहम्मद हफीज की मूछों के बहुत चर्चे हैं, आपने भी वो स्टाइल देखा, क्या कमेंट करेंगे स्पेसिफिकली इस ताव वाले स्टाइल पर? बिल्कुल माशाल्लाह हफीज़ भाई खुद एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और वाकई उनकी मूछों के दाढ़ी के बहुत चर्चे चल रहे हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे और जहाँ भी देखें फेसबुक पे तो हफीज़ भाई की मूछों के चर्चे चल रहे हैं। हाँ, ये काफ़ी इन है आजकल हर प्लेयर में, बल्कि हर शोबे में आजकल ये इन चल रही हैं, मूछें बड़ी हैं या दाढ़ी रखी हुई है आपने और बाल अच्छे कटे हुए हैं, तो ये स्टाइल चल रहा है, और हफीज़ भाई की वजह से जाहिर सी बात है काफ़ी मशहूर हुआ है। अच्छा, ये तो हफीज़ की मूछों की बात हो गई ना, ये बताइए क्रिकेटर्स के कौन से हेयर स्टाइल्स ऐसे हैं जो बहुत इन है? क्रिकेटर्स के बड़े डिफरेंट स्टाइल चल रहे हैं, लेकिन आजकल शॉर्ट कट बहुत चल रहा है, उसके साथ बियर्ड और हल्की सी, जैसे हफीज़ भाई ने मूछे, हफीज़ भाई की तो थोड़ी बड़ी हो गई हैं मूछें, लेकिन ये कि बहुत अच्छी लग रही हैं उनको, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें ये कि शॉर्ट कट ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं क्रिकेटर्स फैशन ट्रेंड्स को किस तरीके से फॉलो करते हैं और फिर स्टाइल, उनकी पहचान किस तरह से बन जाते हैं? क्रिकेटर देखें, क्रिकेटर इतने प्रोफेशनल हो गए हैं कि अब जो प्लेयर गांव देहात से या हमारे छोटे शहरों से निकल के आते हैं, जब बड़े शहरों में या वर्ल्ड घूमते हैं, दुनिया घूमते हैं,
तो फिर उनको सारी चीज़ें वो फॉलो कर चुके होते हैं, तो फिर उनको हेयर स्टाइल बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। और जैसे मेरे पास आते हैं सब, तो माशाल्लाह ये है कि वो खुद एक हेयर स्टाइलिस्ट बन चुके हुए हैं, तो वो खुद बताते हैं, हम भी उनको फॉलो कर रहे होते हैं, हम भी उनसे पूछ रहे होते हैं कि आजकल आप क्या देख रहे हैं जब टूर पे जाते हैं दूसरे मुल्कों में, तो वो भी बता रहे होते हैं, हम भी उनको सजेस्ट कर रहे होते हैं कि ये स्टाइल रखें। तो जाहिर सी बात है स्टाइलिस्ट प्लेयर हैं तो स्टाइल तो रखेंगे। वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प फैक्ट था जो आपने हमसे शेयर कर लिया। अच्छा, अब हमें ज़रा ऐसे कौमी क्रिकेटर्स के बारे में बताएं जिन्होंने बड़ा नाम बनाया, अभी टीम का हिस्सा भी नहीं है लेकिन उनका स्टाइल बहुत मशहूर हो गया। अहमद शहजाद हैं, उमर अकमल है, इनकी ईद स्टाइलिंग कुछ हमें इस बारे में बताएं। हाँ देखें, अहमद शहजाद है, वो अच्छा गुड क्रिकेटर है और माशाल्लाह उनका हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा है। बाकी दूसरे जो हैं, जैसे आप देख लें कि बड़े प्लेयर हैं दूसरे, हफीज़ हैं, शुएब मलिक है, फिर दूसरा बाबर आजम है, इमामुल हक है, हसन अली हैं, तो सभी अपने अपने हेयर स्टाइल पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं और अच्छा लगता है उनके बाल काटते हुए। अच्छा, आपने कहा अच्छे क्रिकेटर हैं, तो वहाँ थोड़ा सा मैं परेशान हुआ टीम का हिस्सा क्योंकि अभी नहीं है अहमद शहजाद। एनीवेज, थैंक यू सो मच रशीद साहब, साथ अब मौजूद थे और स्टाइल से मुताल्लिक़ बात कर रहे थे। लेकिन अभी हमें नया दिन के जब मैंने आगाज़ में बात की थी, मैं ये कहने वाली थी कि अल्लाह करे कि ये स्टाइलिंग सस्ती भी हो, महंगी ना हो, ये भी हो। हाँ, लेकिन जो सस्ता उसकी बात कर लेते हैं किरण, प्लीज बताएं। सस्ता और मयारी और अच्छा, ईद पर भी सस्ता। यानी हम जो आज नया दिन के आगाज में बात कर रहे थे कि जो महंगे होटल्स हैं उसका या तो कह लेंगे बॉयकॉट किया, जाहिर बात है जब आपको एक अच्छा ऑल्टरनेटिव मिल रहा हो, यानी सस्ती रिहाइश मिल रही हो रेस्ट हाउसेस की मद में, तो फिर आप कहते हैं यार उधर ही जाएंगे। और आप बहुत लकी होते हैं अगर आपकी बुकिंग वहां पर हो जाए, क्योंकि ज़बरदस्त रेस्ट हाउसेज हैं पाकिस्तान पोस्ट के और मुल्क भर में, यानी कश्मीर तक कराची, जहां जहां पर भी पाकिस्तान पोस्ट के रेस्ट हाउसेज हैं, इनको खोला गया तो ज़बरदस्त पजीराई मिली इनको। और कराची से कश्मीर तक वजारत डाक के सारे रेस्ट हाउस बुकिंग यहाँ रही 100%। पूरी फैमिली के लिए 1200 से 3000 रुपए में मयारी रिहाइश यहाँ मिली। ईद सीजन पर लाखों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, जबकि पूरे महीने के लिए 90% एडवांस बुकिंग हो चुकी। अभी भी खाली मिलने वाले नहीं है ये सरकारी रिहाइश गाहों तक आवाम की आसान रसाई। एक जानिब महंगे होटल्स की इजारादारी, उनकी मोनोपोली खत्म हुई और दूसरी तरफ महंगे सरकारी असासे कौमी वसाइल खाने के बजाय कौमी खजाने को कमा कर देने तक लौट आए। ये भी अच्छा काम हो गया, बहुत अच्छा काम हो रहा है। वजीर सयाहत KP आतिफ खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, वेलकम टू नया दिन। सयाहत को सर हम देख रहे हैं बहुत फ़रोग मिला है, प्रायोरिटी नज़र आ रही है हमें सयाहत। तो मुझे ये बताएं थोड़े से, अगर हम फैक्ट्स नाज़रीन के सामने रखें, कितने रेस्ट हाउसेस थे, कितने इसमें फ़ायदा हुआ, यानी जब बुकिंग हुई 100%? तो देखिए जी, ओवरऑल टूरिज्म को हम इस एस्पेक्ट से देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जॉब्स इसमें प्रोवाइड हो सकती है, स्पेशली हमारे सूबे में, क्योंकि इंडस्ट्री भी इतनी ज़्यादा नहीं है, स्पेशली उन एरियाज में जो नॉर्दर्न एरिया है। तो इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी तो इस वजह से दे रहे हैं कि हमारी लोकल्स को कारोबार मिले, लोकल्स को नौकरियां मिले। दूसरे नंबर पे हमारे सूबे में अगर लोग आते हैं बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती है। और फिर तीसरे फेज में इंशाल्लाह, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी इस वक्त डोमेस्टिक टूरिज्म है कि लोकल पाकिस्तानी या ओवरसीज पाकिस्तानीज आए। तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला साल, 2 साल, 3 साल बाद जब फॉरेनर्स आना शुरू हो जाएंगे, इंटरनेशनल टूरिस्ट आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर हमें जो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, हमें जो डॉलर्स की जरूरत होती है, उसके लिए हम एक्सपोर्ट की कोशिश करते हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला हमें मुयसर होगी। और जो एक बड़ी बात और भी फायदा इसका टूरिज्म का हो सकता है, वो है बेसिकली पाकिस्तान के लोग सॉफ्ट इमेज कहते हैं, मैं सॉफ्ट इमेज नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि रियल इमेज जो है पाकिस्तान की वो बाहर के दुनिया में जाती है। तो इसमें मुख्तलिफ काम हमने किए हैं, जैसे ये आप रेस्ट हाउसेस का जिक्र कर रहे हैं, या अगर टूरिज्म पुलिस का हमने इस दफा पहले हमने ये क्या है सर, टूरिज्म पुलिस? जी सॉरी सर, टूरिज्म पुलिस से मुतालिक मुझे बताइएगा, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? टूरिज्म पुलिस हमने शुरू की है, जिस तरह दुनिया के कुछ ममालिक में है, टर्की में है या थाईलैंड में है, तो हमने एक नई पुलिस बनाई है और उसको हम प्रॉपर्ली ट्रेन करके, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होगी उनकी थाईलैंड से और टर्की। अच्छा, अभी होगी करेंगे जी जी, क्योंकि सीजन शुरू हो गया था और बीच में रमजान आ गया था, तो वो हमने टर्की से और थाईलैंड से लोग बुलवाने थे
जो कि अभी जो इनको ट्रेन करेंगे, तो यानी आइंदा सीजन में ये ट्रेनिंग हो जाएगी और वो डिप्लॉय भी कर देंगे। आप मुझे जरा स्टैट्स बता दें सर, कितने रेस्ट हाउसेज हैं एक, और दूसरा जिस तरह क्लेम किया गया था कि लाखों अफराद ईद पर आएंगे, एग्जैक्टली तो वो कितनी फिगर थी जो कि आए हैं ईद सीजन में केपी के मुख्तलिफ स्पॉट्स पर? देखिए रेस्ट हाउसेज हमारे इस वक्त 157 है जो हमने मजीद देने हैं, कुछ हमने दे दिए हैं और कुछ अभी मजीद दूसरे फेज में 157 देंगे। तकरीबन 32 हमने पहले फेज में दिए हैं और 157 हम 157 मजीद दूसरे फेज में देंगे प्राइवेट सेक्टर को। और जो नंबर्स की बात है, तकरीबन जो हमारे पास फिगर्स आए हैं वो है तकरीबन 20 लाख लोग हमारे सूबे में आए हैं इन 3-4 दिनों ईद की छुट्टियों में। इसमें से सबसे ज्यादा स्वात में आए हैं, तकरीबन 10 लाख लोग हैं। फिर दूसरे नंबर पे 4 लाख लोग गलियात में आए हैं, चतराल 2 लाख लोग आए हैं, दीर 2 लाख लोग आए हैं। तो इस तरह टोटल मिला के तकरीबन 20 लाख लोग आए हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा, रिस्पांस बहुत अच्छा था, आप लोग कह रहे थे कि बहुत सारे लोग आएंगे, आ भी गए। अब ये बताइएगा कि लोगों का रवैया कैसा रहा? इंजॉय तो लोग करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आते हैं। छोटी सी मिसाल हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी दी थी कि लोग कचरा डंप भी नहीं करके जाते। कुछ ऐसे मसाइल का भी आप लोगों को सामना करना पड़ा? कोई बात जो आप आवाम से कहना चाहें इस सिलसिले में अभी समा के और नया दिन के प्लेटफॉर्म से? प्रॉब्लम्स हैं जब इतने ज्यादा लाखों लोग, 20 लाख लोग अगर दो छोटी जगहों पे, जो कि पूरा साल इतना नहीं होता, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके लिए हमने पहले से इंतजाम किया था। तो कुछ न कुछ बल्कि काफी हद तक लोगों को रिलीफ मिला। जो सबसे बड़ी बात हमें आवाम से मैं अपील करता हूँ, जो उनका रोल बनता है वो है ऑब्वियसली जिस तरह आप कह रहे हैं कचरे का, गंद फेंकने का, क्योंकि लोग खूबसूरत जगहों को देखने आते हैं, खूबसूरत जगह को कोई नहीं देखना चाहता, ना आता है इतनी दूर से देखने के लिए। तो हम मेरी आवाम से रिक्वेस्ट होगी कि हुकूमत अपना रोल प्ले करेगी। जाहिर बात है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना, सफाई के लिए उसका इंतजाम करना, ये हुकूमत का काम है। हुकूमत का काम, बिल्कुल। ये फर्ज बनता है कि वो हर जगह पे कम से कम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। आतिफ साहब, आपने सिक्योरिटी की बात की, ऐसे स्पॉट्स यानी नारायण का गान में झील सैफ अल मलूक, ऐसे बहुत से स्पॉट्स, लुलू सर झील, कि जहाँ पर लोग जाते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है वहाँ पर कैंपिंग करने, बिकॉज वहाँ पर ज़ाहिर होटल्स नहीं है, तो वो उस स्पॉट पर कैंपिंग करना चाहते हैं। उनके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का कोई प्लान है हुकूमत की तरफ से? देखिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह सूबे की सिक्योरिटी तकरीबन मेरे ख्याल में बिल्कुल नॉर्मल है। सिवाय कुछ एरियाज के, जो टूरिस्ट एरियाज हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी सिक्योर हो गए हैं। अपने हाथ से तकरीबन कोई 5 साल या 8 साल पहले या 4 साल पहले काफी बुरे हालात थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सक्सेस स्टोरी है कि आप ये देखें कि फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म, मतलब अगर ये आप देख लें कि इस सूबे ने कैसे कम बैक किया है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने, विफाकी हुकूमत ने, तमाम इदारों ने मिल के ये एक जंग लड़ी है जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए हैं। और मतलब इतने थोड़े से अरसे में ये आप देखिए सिक्योरिटी की सिचुएशन कैसे बेहतर हो गई है और वापस लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, और बिल्कुल क्विकली हमें ये बता दीजिएगा कि अब जो भी कुछ इलाके थे और वहाँ पर सयाह पहुँचे भी थे, उसको क्लियर करने में, क्लीन करने में, पहले जैसा करने में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दरकार होगा अभी, या आप लोग वैसे टाइम के साथ साथ उसको करते रहे इन 5 दिनों में? वो रेगुलर बेसिस पे रमजान के बाद ही फौरन ईद से ही शुरू कर दिया था। इस दफा हमने स्पेशली 3-4 महीने का जो सीजन होता है उसके लिए कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनके लिए हमने फंड्स पहले से एलोकेट कर दिए हैं। उनको तकरीबन कोई जो नॉर्मल को बजट जाता है तकरीबन 4 करोड़ रुपए का अलग से बजट हमने दिया है, ताकि वो 3-4 महीने के लिए डेली बेसिस पे या जिस तरह भी टेम्परेरी अरेंजमेंट करना चाहें, वो ज्यादा लोग रखना चाहें, वो गाड़ियां कोई आदाद शुमार बता सकते हैं आप हमें कि भाई इतने लोगों को इस सिलसिले में फिर रोजगार मिला इस सीजन में, क्विकली अगर बता सके? देखिए एग्जैक्टली तो इस वक्त मैं आपको ये फिगर नहीं दे सकता कि कितने लोगों को रोजगार मिला, वो भी इंशाल्लाह ताला हम उस पर काम आप लोगों ने बेहतरीन किया। आतिफ खान साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे इस सिलसिले में और आप कर रहे थे, मुझे इशारा मिल गया फौरी तौर पर आगे बढ़ने का। सयाहत की बात बहुत हो गई, सेहत की बात मैं नहीं करूंगी, डांट पड़ेगी सेहत का ख्याल ना रखा तो, और डांट से बच सकते हैं अगर आप टमाटर खाएं तो। बहुत सारे केमिकल्स और ग़िज़ाई अज्जा की बदौलत दिल के लिए मुफीद है और ब्लड प्रेशर भी काबू में रखने के लिए मुआविन साबित हो सकता है। बस शर्त यह है कि टमाटर का रस पिया जाए और इसके बेहतर फ़ायदे मिल सकते हैं सबके बाद में। टोक्यो मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटी के साइंसदानों की रिसर्च है ये, और इसी के मुताबिक टमाटर में क्या क्या कुछ मौजूद है? कैरोटीनॉइड्स, विटामिन ए, कैल्शियम, इसकी बड़ी मकदार टमाटोज में होती है। तो ये तमाम अज्जा
दिल के लिए इंतहाई मुफीद है। ज़ाहिर है जब ब्लड प्रेशर आपका रेगुलराइज रहेगा तो दिल के मसाइल बड़ी हद तक हल हो जाते हैं। तो क्योंकि सादा सी वजह है, जो खून की शरियानें हैं अगर वो तंग हो जाए, यानी प्लाक जमा हो जाए उसमें, फॉर दैट मैटर कोई भी उसमें इशू हो तो मसाइल हो सकते हैं। लेकिन टमाटो का जूस ज़बरदस्त है, कितना अच्छा है। ये तो रिसर्च थी लेकिन हम मजीद इस पर बात करेंगे। डॉक्टर बिल्किस हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वेलकम टू नया दिन। ये टमाटो वाकई इतना ज़बरदस्त। जी बहुत शुक्रिया बुलाने का। जी टमाटर बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि होल मतलब पूरे टमाटर को ब्लेंड करके आपने नहीं पीना, वरना के ऑक्जिलेट इसमें है। इसका जो छिलका है वो आप छिलका उतार दें, छिलका भी उतार दें। इसको करने का तरीका है कि इसको ब्लेंड करें और आप इसको निचोड़ लें। जो इसका अपना रस है, सिर्फ रस, वो बहुत अच्छा है। ना इसके बीज अच्छे हैं ना इसका छिलका अच्छा है। और इसको 4 बजे से पहले पीना है, आप रात को नहीं पियेंगे। ये क्या साइंस है 4 बजे से पहले वाली? इसलिए कि इसमें जो चीज़ें हैं वो एब्जॉर्प्शन के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे सूरज ग्रूप हो रहा होता है वैसे वैसे वो काम नहीं करता। तो इसलिए और बहुत ज़्यादा नहीं पीना। जैसे अगर पता चल गया कि बहुत अच्छा है तो डेली पिया जा रहा हो तो नहीं। बारिश अगर हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो तो आपके लिए नुकसानदेह। इसी तरह टमाटर का जूस आपने 1 कप तक पीना है और रस पीना है, वो रस जिसमें ना सिर्फ बीज भी ना हो और ना ही उसका छिलका। और ये पानी में मिला के ब्लेंड करना है? नहीं, इसके अल्लाह ने इसमें खुद ही पानी इतना रखा है ना, वही जो पानी है देखिए सही होता नहीं है ना, फिर थोड़ा पानी डालना पड़ता है। हाँ, तो इसका आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। टमाटर को छील लेना है, बीच वाला छिलके वाला पार्ट है वो निकाल लेना है। जो उसका पल्प होता है ना, जो उसमें पानी भी होता है, वो आपके लिए बेहतरीन है। थोड़ा सा काला नमक डाल के आप खा लें अगर खाना चाहें। आपने ये भी कहा डॉक्टर बिल्किस के ज्यादा नहीं पीना, तो कितना? 1 गिलास? 1 कप। 1 कप यानी उसमें तकरीबन 4-5 टमाटर का जूस होगा? 2 टमाटर से 1 कप बन जाएगा? जी बिल्कुल बन जाएगा। जूसी फ्रूटी अगर टमाटर हो, मौसम के हो तो बन जाता है। और छिलका उतारने का वैसे मैंने बड़ा एक ना तरीका देखा है कि अगर थोड़ी देर फ्रीज कर दें छिलका आराम से उतर जाता है। यस, और जो फ्रीज करने के बाद आप लोग अभी गर्मी की शिद्दत वगैरह जितनी हो रही है तो वो फ्रीज किए हुआ टमाटर का जो पानी है वो आपका नेचुरल सन ब्लॉक बन जाता है। वाओ! ये कैसे अप्लाई करें? वो बस इसको थोड़ा सा पानी हाथ में लिया और लगा लिया, बस आसान। बिल्कुल आसान। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, जूस का फ़ायदा बिल्कुल अलग है और आप टमाटर को सैलेड में खा लें वो उतना ज़्यादा काफ़ी नहीं है। जूस को पीने के फ़वाइद ज़्यादा है, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि आप जो टमाटर खा रहे होते हो तो उसका बीज भी खा रहे होते हो, उसका छिलका भी खा रहे होते हैं, जो कि ऑक्जिलेट बन के फिर वो आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं रहता। कैल्शियम जमा हो सकता है अगर ज़्यादती हो तो, और जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो तो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। वो जो नुकसानदेह पार्ट है वो आप निकाल लें। बहुत आसान है। टमाटर आपने काटा, जो उसके अंदर एक दायरा सा बना होता है जिसमें उसके बीज होते हैं वो हटा दिए, ऊपर का छिलका हटा दिया, आपकी दवा बन गई, ग़िज़ा बन गई, आप वो खाएं। आँखों के लिए बहुत बेहतरीन है। जिनको रात को नज़र नहीं आता उनके लिए टमाटर बेहतरीन है। विटामिन सी भी इसमें है, विटामिन ए भी है, और भी बहुत सारी जितने केमिकल आपने बताया, अज्जा बताया, वो आपके किडनी को वॉश करते हैं, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपके शरीयान को तंग होने नहीं देते हैं। तो वो सारा बहुत अच्छा है। उसको रिमूव करना है। मुझे बताएं कि जिस तरह आपने बड़ा एम्फेसिस किया डॉक्टर बिल्किस इस बात पर कि ना ही बीज खाएं और ना ही उसका छिलका खाएं। हम रूटीन में जो सैलेड, जिस तरह किरण कह रहे थे, सैलेड क्या फॉर दैट मैटर हांडी में अगर डाल रहे हैं तब भी इसका ख्याल रखा जाए कि बीज निकाला जाए, छिलका हटाया जाए? देखिए, अच्छा काम तो हर जगह किया जाए तो अच्छा होता है, निकाल दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जैसे हमारे यहाँ एक ब्लेंड करने का ख़वातीन में कि ब्लेंडर में डाला, ब्लेंड कर दिया, और वो समझती कि जूस निकल आया, तो नहीं है। जब आप उसको मलमल के कपड़े से छानते हैं तो जो क्लियर जूस निकलता है, मैं आपको आसानी से बताती हूँ, वो हजम तो होता नहीं। जो पानी है, वाटर जैसा उसका जूस होता है, वो जो है ना जज्ब हो जाता है आपके खून में, वो आपको फ़ायदा देता है। बाकी तो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, वो या तो आपको नुकसान पहुँचाती हैं या जो है ना वो आपको फ़ायदा किसी तौर पर, और या वो बीमारी का बायस बनती हैं। स्टोन्स भी बनते हैं? जी बिल्कुल, कि स्टोन्स बनने, अगर आपने छिलका नहीं उतारा या बीज बन सकता है, छिलका या बीज। ठीक है। अच्छा, एक तो मामला ये हो गया सेहत का, दिल का, और दूसरा मामला है क्या? दूसरा मामला है स्किन का।
अब आप कह भी रही थी ना अभी कि ये सूरज की तेज शुआएं, किरणें और फिर ऐसा मौसम, तो हमें स्किन के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तभी काम बनेगा। हर मौसम जिल्द पर असरअंदाज होता है और हर मौसम के अपने मुतालिबे होते हैं और इसी हिसाब से हमें कुछ स्टेप्स लेने भी पड़ते हैं। तो कराची की बात करें, यहाँ तो सिर्फ गर्मी, हम तो सिर्फ गर्मी की बात ही करेंगे। सनबर्न आए ना थोड़ा इस तरफ आए ना, आप हमें प्लीज गाइड करें ना स्किन के बारे में। अगर सनबर्न है, अगर जिल्द खराब है, स्पेशली सख्त मौसम में, स्पेसिफिकली इन कराची, तो ये टेबल आपका इलाज करेगी। किरण आप भी आ जाएं घूम फिर के, टेबल इलाज करेगी, इसलिए कि टेबल पर डॉक्टर बिल्किस हैं विद सो मेनी थिंग्स एंड नॉट टोमेटो, क्यूकम्बर एंड मिंट। बिल्कुल, मिंट लेमन है, ये बेसल है। आपने करना क्या है कि देखिए, एक तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोग खीरे को जब इस तरह, मैं आज तक समझ नहीं पाई क्यों करते हैं वैसे। मैं आपको बताती हूँ। ये जो है, जो ये वाली जो चीज़ है ना, ये हमारी दवा है। ओके। जहाँ आपको एक्नी बहुत सता रही है, गर्मी दाने निकल रहे हो, जो हम इस तरह करके इसकी कसाफतें दूर करते हैं, जो खाने के लिए अच्छी नहीं है मगर लगाने के लिए बेहतरीन है। ओके जी। ये मैं ये भी सोचता हूँ किरण, ये इजाद कैसे हुआ होगा, किस तरह निकालना है इसका ये? बस वो होता है ना, मछली के बच्चे को कौन तैरना सिखाए, इसी तरह अल्लाह गफूरुर रहीम ने हमारे अंदर सारी चीज़ें डाल दी। ये जो चीज़ है, ये वाला वाइट वाला पार्ट, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा गर्मी दाने सता रहे हो, वहाँ आप इसकी टैपिंग कर दें। ओके। और खीरे को काट के, क्योंकि ब्यूटी मिनरल सारे खीरे, तो उसे हमेशा धो देती थी। नहीं, मुझे लगता था ये फोम है और ये कुछ गड़बड़ है। नहीं, ये स्किन के लिए अच्छा है। अच्छा, दूसरा आप इसको काट के रखें, चाहे इसको चाहे लौकी को। आप इसको काटेंगे ना, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे इसमें ना वाइट सा आने लगेगा। जितने ब्यूटी मिनरल्स है सब इसके अंदर होते हैं। तो ये समझ लें, आप इसको कोई भी शेप दे दें, आंखों पे रख लें, चेहरे पे लगा लें। छिलका फेंकना नहीं, छिलका लगाना छिलके के नीचे ही सारे अज्जा जो है वो है। अच्छा, छिलका फेंकना नहीं, लेकिन जूस भी नहीं फेंकना है, जूस पीना। वही तो कह रहा हूं, खाना भी है और लगाना भी है। हाँ, मतलब कि होता है ना कि हमें छिलका नहीं चाहिए तो छिलका हम फेंक देते हैं। छिलका आपकी जिल्द को फायदा देने में आपकी मदद करेगा। यानी क्यूकम्बर स्किन आपकी स्किन के लिए अच्छी है। बिल्कुल, हर चीज की स्किन आपकी स्किन के लिए अच्छी है अगर देखा जाए तो। लेकिन ऐसा नहीं कि भिंडी की स्किन लगाना शुरू कर दे, वो आपको नुकसान देगा। भिंडी चिपचिप करती रहेगी। अच्छा, और दूसरा ये करना है कि मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी जिल्द का ख्याल रखना चाहते हैं तो आपने इसको काटा, इसमें आपने तुख बलंगा, देखिए ये डाल दिया। इसमें इतना जूस होता है कि ये इसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें फूलेगा। अब यकीन लग भी बड़ा प्यारा रहा है। वाकई फूलेगा इसमें? जी जी बिल्कुल तो डिप करना पड़ता है पानी में, तो फिर ये डिप हो रहा है, इसका अपना वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब हो जाएगा उसमें। ये अच्छी टेक्निक है। हाँ, सुराख कर दें। हाँ, ये बिल्कुल, इसको ये थोड़ी देर में फूल जाएगा, ठीक है। जब ये फूल जाएगा तो ये ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और आपकी स्किन के लिए बेहतरीन चीज़ बन जाएगी। तो बलंगा को क्या लगाने के लिए या पीने के लिए कभी भी इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखें। अब ये और ये दूसरा हमने इसको भी इस तरह करके, अब दूसरी जगह में क्या लगा, नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। इसमें ग्राइंडर की आवाज़ चल रही है। ये देखिए, ये हुआ। इसमें आपने सिर्फ चंद दाने हमने डालना है सौंफ, क्योंकि सौंफ भी आपके पोर्स को ब्लॉक करने में, यानी इनलार्ज पोर्स को सही करने में आपकी मदद करता है, ठीक है। इन दोनों को आपने मिक्स कर लिया, बंद कर दिया। सौंफ का ये इस्तेमाल मुझे नहीं पता था। सौंफ बहुत अच्छा है। अरक़े सौंफ और अरक़े गुलाब मिलाकर रख लें, वो आपके ओपन पोर्स के लिए बेहतरीन दवा बन गई। इसको आपने इस तरह करके रखना है 10 मिनट तक, बर्गर बना के रख दें। हाँ, इस बर्गर को फिर आपने क्या करना है, खोलना है। ये देखिए फूलना शुरू हो गया। हाँ, यस एग्जैक्टली, कलर भी चेंज हो रहा है इसका, जो वाइट सा हो जाता है। जी, इसको आपने सिर्फ 5 मिनट रखना है। उसके बाद आप इसके या तो क्यूब्स बना लें इस तरह काट काट के, सही। एक खीरा आपको तकरीबन 7 से 8 दिन चल सकता है। फिर इस क्यूब्स को आपने सर्कुलर मूवमेंट में पूरे चेहरे फ्रीजर में रख दें। फ्रीजर में रख दें। ओके, फ्रीजर में रख दें। ऐसे मूव करते रहें, बिल्कुल ऐसे से मूव करते रहें। तो आपकी वो जो सौंफ है और जो वो है, वो उससे थोड़ी सी स्क्रबिंग होगी, डेड स्किन उतरेगी। और जो खीरे का जूस है वो आपकी स्किन को एक नया ग्लो देगा। मैं अगर क्यूब आप करके दिखा दें। अच्छा ठीक है, मैं करके दिखा दें कि क्यूब इतना बस इतना जितना आप आराम से हाथ में पकड़ सके। ओके, और ये फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये पकड़ लिया। ये और इसी ये वाली साइड लगानी है। हाँ, ये वाली साइड लगानी है। देखिए करके दिखा दें आपका हाथ, है ना? हाँ, ऐसे ही करना था। हाँ, ऐसे ही करना है। जितना ये ठंडा होगा, जितना इसका जूस निकलेगा, ये देखिए ठंडा ठंडा कूल। हाँ, इसका जो सॉरी, ये सारा तो मेरे हाथ में आ गया।
यहाँ से मैं बता देती हूँ। नहीं नहीं कोई इशू नहीं, टिश्यू की कोई बात नहीं, घर की सब्जी है। हाँ, ये देखें, ये है ना, इससे रगड़ना नहीं है, हल्का हल्का स्क्रब करना है। और आप जब इसकी स्क्रबिंग करके आप थोड़ा सा टिश्यू से वाइप अप करेंगे, आपको एक नई स्किन नज़र आएगी। और ये हार्श नहीं होगा, क्योंकि ये जो उसके जो तुख बलंगा के बीज है, ये हार्श नहीं होंगे। सही। ये देखिए, इस तरह करके आपने अपनी स्किन को रब करना है। और ये आप बच्चों पे भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को भी कोई आप उनको भी बिल्कुल नेचुरल, वेरी नेचुरल। हाँ, ये देखिए, ये अच्छा, ये जो आधा पौना आपने हरा मसाला यहाँ पर इकट्ठा किया, मुझे इसके बारे में भी बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल। अब मैं आपको ये आधा पौना हरा मसाले के बारे में बताती हूँ। सोच रहे बिरयानी पकेगी, उसमें एंड पे हरा मसाला डलेगा। हाँ, नहीं, हरा हमेशा काम में खड़ा होता है, एक किसी की भी मार्केटिंग हो जाएगी। मगर ये हरा जो है, ये पुदीना जो है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। एक ड्रिंक भी बना सकते हैं जिसमें आप बेसल लीव्स, पुदीना और छोटी इलायची, जैसे रंग जल जाता है हमारा गर्मियों में अक्सर, कुछ लोगों की सर्दियों में रंग जल जाता है, कुछ लोगों के गर्मियों में रंग जल जाता है। कुछ लोग अगर नहीं भी जा रहे बाहर किचन में काम करें, स्पेशली खातिर, उनका भी, और वो चाहते हैं कि वो उनकी स्किन पे ग्लो आए, तो हर चीज लगाने से नहीं आएगी, खाने से आएगी। तो क्या चीज खाने से आएगी? आपने 2 इलायची लेना है, थोड़ा सा सौंफ लेना है, पुदीना के 25 से 30 पत्ते लेने, खीरा लेना है और 1 लाइम। इसका जूस बना के आप दिन में 1 बार पीजिए, तो इस हरे से जो है ना, स्किन बहुत ग्लो करेगी। वाकई काम खरा हो जाएगा। हरे से आपकी स्किन पिंक हो जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ना एक बात बताइएगा, आजकल जितना नहा लो कम है, नहा के आएंगे 2 मिनट में वैसे ही चिपचिप ये हो जाएगा, क्या करें? और ये होता क्या है? दोबारा नहाने की जरूरत पड़ रही है, 2-2 मिनट में, 4-4 मिनट में सब कुछ वैसे का वैसे ही हो रहा है। जी बिल्कुल। और खासकर पाँव में बड़ा पसीना आता है, अंडर आर्म्स बड़े पसीने आते हैं, स्किन पे पसीना आता है। लेकिन याद रखिए कि अगर आपकी स्किन पे कोई मतलब कट्स नहीं लगे हुए, कुछ इस तरह नहीं हो, सेंसिटिव स्किन नहीं हो, तो आप ये कर सकते हैं। आपने हरा लाइम लेना है, नींबू, उसको काट के कुछ नहीं करना है, नहाने के बाद आपने रब करना है। आपके जो पोर्स हैं, जो आपके जो पसीना लाने के वाले पोर्स हैं, उसको कम करने में आपकी मदद करेगा। या आप एलोवेरा ले लें, एलोवेरा कहीं से भी, कोई भी एलोवेरा का अगर मार्केट से ले लें या प्योर एलोवेरा ले लें। आपने सिर्फ ये करना है कि एलोवेरा के जूस में आपने लाइम जूस मिलाकर रख लेना, नींबू का जूस। और इसको जैसे ही आप नहा लें, और पिंच फिटकरी इसमें डालना है। फिटकरी भी, इसका क्या फ़ायदा है? फिटकरी भी आपकी स्किन को सही करने में मदद करता है, लेकिन अगर ज़्यादा डालेंगे तो स्किन को काला कर देगा। मैं नहीं डाल रही। ठीक है, मैं एलोवेरा और लेमन जूस के साथ ठीक हूं। जब हम शेव बनवाते हैं तो उसके बाद वो फिटकरी लगाते हैं, पोर्स के लिए होता है, किसके लिए होता है ये तो मुझे नहीं पता। नहीं, पोर्स के लिए भी होता है, स्किन को सही करता है और एंटीसेप्टिक भी है। तो लेकिन अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो आप लोग को नुकसान दे सकता है। ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस है कि शेव करने के बाद आफ्टर शेव थोड़ा सा फिटकरी को पानी में डाल के फिटकरी का पानी लगा लेते हैं, तो उससे ये होता है। इसीलिए आप देखिए कि मर्दों के चेहरे पे जल्दी झुर्रियाँ नहीं आती। अच्छा, हाँ, जैसे अगर हाँ, अगर आपने मेल की उसको पहचानना है ना कि उसकी उम्र कहाँ से पता चलेगी, तो उसकी उम्र पता चलती है गर्दन से। इसीलिए हमारे हीरो जो होते हैं, जैसे उनकी उम्र होने लगती है, टाई लगा लेते हैं या मफलर ले लेते हैं, है ना? तो इस बात का ताल्लुक शोएब से बिल्कुल नहीं था। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, आपने इसमें जो है ना प्योर एलोवेरा के जेल में लाइम डाला और इसको बंद कर दिया, और ये आपके पोर्स मिनिमाइजर भी बन गया, और आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये भी फ्रिज में गया, ये सही है। थोड़ा सा लें, जस्ट अप्लाई कर दें और छोड़ दें, उसको वॉश नहीं करना अभी। नहीं, वॉश करना ही नहीं। और जिनको पाँव में बड़े पसीने आते, बहुत पसीना आता है, और जब वो मोज़े उतारते हैं और उसके बाद जो है ना कमरा खाली हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए खुदारा आप ये लाइम इस्तेमाल करें, और उनको तोहफे में भी लाइम पेश कर दें। यानी आप उन्हें जुराबें दें, कॉटन के साथ एक लाइम दे दें, एलो पाई। हाँ, इसकी तुम्हें नहीं, हमें सब। और सिंथेटिक जुराबे भी नहीं पहनना चाहिए, सिंथेटिक जुराबे नहीं पहनना चाहिए। जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो उनको लौकी, तुरई, इस तरह की सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए, ज़ूद हज़म। और बड़े का गोश्त नहीं खाना चाहिए, जितना बड़े का गोश्त वगैरह खाएंगे तो इतना पसीने में एसिडिक होते हैं। बिल्कुल। और दही का इस्तेमाल या लौकी का रायता जो होता है दही के साथ, उसका इस्तेमाल करें, ताकि आपका पेट भी ठंडा रहे
और जो आपके पसीने की स्मेल और एसिडिक पसीना होता है, बैड ओडोर जो है उसको ये बैड ओडोर के अलावा बैड ओडोर का सबब बनने आंतों से होता है ना, उसको भी सही कर। अच्छा, आपने ना हमें इतनी सारी चीजें बताई, दही का आपने तस्करा किया और दही स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बेहतरीन है। कैसे कैसे अच्छा होता है, और एक आधा कोई चीज़ अगर आप शेयर कर सकें प्लीज। दही देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपने अगर स्किन को इस मौसम में बेहतर रखना है तो दही का पानी जो होता है वो आप थोड़ा सा दही का पानी निकाल लें, जैसे होता है ना दही में पानी अलग हो जाता है, उसको लेके आप चेहरे पे लगाएं। हमारे यहाँ तो ओडोर का मसला होता है कि दही की स्मेल बाज़ लोगों को पसंद नहीं होती। अगर आपको स्मेल पसंद नहीं है तो थोड़ा सा लाइम उसमें डाल दें या मिंट ब्लेंड कर दें उस पानी के साथ, ताकि उसका ओडोर जो है ना वो थोड़ा ख़त्म हो जाए। मिंट या तुलसी के जो पत्ते हैं वो उसको थोड़ा सा चॉप करके उसमें डाल के रख लें, उसका ओडोर ख़त्म हो जाएगा, उसमें बेनिफिट्स और अच्छे हो जाएंगे। उसको छान लें, फिर उसमें से बड़ी खुशबू भी आएगी, उसका स्प्रे करें। क्या बात है। आप मुझे बताएं, व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू ट्रीट स्किन, मॉर्निंग और इवनिंग? बोथ। रात को जितनी अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे तो रात को एक अल्लाह गफूर रहीम का एक निज़ाम है कि जब हम सोते हैं तो हमारी पूरी खुदकार सिस्टम के तहत हमारी सारी चीज़ें सही हो रही होती हैं। जब हम किसी को ट्रीट करके सोएंगे तो वो और बेहतर हो जाएगी, ठीक है। और जब सुबह उठते हैं तो जाहिर सी बात है सुन्नत तरीके से पहले अपना हाथ धोना चाहिए, उसके बाद अपना चेहरा धोना चाहिए, तो फिर उस वक्त भी आप ट्रीट करें, क्योंकि उस वक्त आप जा रहे होते हैं बाहर और बाहर आपका इंतज़ार कर रहा होता है सूरज। और उसकी जद में आते हैं आपके बाल भी। सिर्फ स्किन की बात करेंगे हम आपसे, नहीं मुझे कुछ बालों के लिए बता दें। अच्छा देखिए, बालों के लिए मैं आपको बहुत अच्छी बेहतरीन इस मौसम की टिप बता रही हूँ, क्योंकि हम जो है वो नहीं लगा सकते, इस तेल कोई भी नहीं लगा सकता, जितना भी कलर चिप भी, और मौसम बहुत गर्म है। तो आपने कि ठंडा ठंडा कूल एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, पेपरमिंट सत पुदीना मिलता है, आप पिंच वो ले लें, एक खीरे का जूस ले लें, इतना सा अदरक ले लें, ब्लेंडर में डालें, ब्लेंड करें, मलमल के कपड़े से छानें, आपका हेयर स्प्रे तैयार हो गया। वो पसीने की चिपचिप को भी ख़त्म करेगा, आपको ठंडा रखने में भी मदद करेगा, बालों को गिरने से भी रोकेगा, बाल गिरने से रोकेगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। गर्मियों में तो ये कहा जाता है कि बालों को ज़्यादा क़ुव्वत मिलती है, बाल ज़्यादा अच्छे होते हैं सर्दियों की निस्बत। तो जिन लोगों को इस सीजन में भी, इस वेदर में भी ये वाले प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि हेयर फॉल हो रहा है, कुछ क्विकली उनके लिए बताएं। और अगर वो इस ट्रे में से कोई इंग्रेडिएंट हो तो क्या ही कहने। अच्छा ठीक है, बता देती हूँ, कोई वैसे इस ट्रे में सौंफ बहुत अच्छा है बालों को गिरने के लिए। सौंफ का सुरमा बनाएं और नारियल के पानी में डालें, सौंफ को पूरा जला दें। सुरमा का मतलब है, सुरमा कैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा सुरमा है लेकिन सुरमा ये होता है कि इसको बिल्कुल जलाकर पीस के टेल्कम पाउडर बना लें। 1 चम्मच ये ले लें और आप जो है 1 अंडे की जर्दी ले लें, उसमें आपने डालना है थोड़ा सा कैस्टर ऑयल, क्योंकि अगर वाटर और उसको ऑयल को बैलेंस नहीं करेंगे तो पेनिट्रेट नहीं होगा। सही। कुछ आपने ना फ्यू ड्रॉप्स आपने कैस्टर ऑयल के लेने हैं, अंडे की जर्दी लेनी है, सौंफ का सुरमा लेना है, उसके साथ आपने अदरक का जूस लेना है। इन सबको एक पिंच लेके नारियल के पानी में मिलाकर रख लें, ठीक है। सही, सिर्फ सिवाय अंडे की जर्दी के, क्योंकि स्मेल हो जाएगी। अंडे की जर्दी जब जैसे हम आमलेट वगैरह बनाने के लिए करते हैं तो थोड़ा सा उसमें निकाल लिया करें, निकाल जिस वक्त यूज करना उस वक्त डाल दें। जी। और कुछ अभी मौसम है ऐसा कि बहुत गर्मियाँ होती है तो अंडे खराब हो जाते हैं, तो उसको फेंके नहीं, उसका ऑयल निकाल लें। खराब अंडे का? हाँ, निकल जाता है। ओके, वो कैसे निकल जाता है? आप मतलब जैसे होते हैं ना कि ख़राब अंडे आ गए तो उसकी जो जर्दी है वो आप फ्रिज में रख लें। जब आपके पास 4 से 6 हो जाए तो 1 कप सरसों का तेल है, उसमें इतना पका लें कि वो बिल्कुल जल के काले हो जाए। जो उसका एक 2 ड्रॉप जो उसमें कितनी देर लगेगी, कितनी देर तक इसको कुक करना है? इसको इतना कुक करना है कि सब कुछ जल जाए, लेकिन खुदारा घर में कुक ना करें, हवा में करें, ताकि उसकी जो स्मेल है वो उड़ जाए। घर में करेंगे तो फिर वो स्मेल उसकी बहुत होती है, क्योंकि उसका प्रोटीन ऑयल होता है उसका, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो बस इस तरह के 6 अंडों की जर्दी को आप 1 कप सरसों के तेल में पका लें, जला लें, बस बन गया आपका तेल। जबरदस्त, ये बहुत सारी टिप्स आपने हमें आज दे दी हैं। थैंक यू सो मच। कोई टिप अगर मिस हो गई है तब दोबारा से इस शो को देखिए, यूट्यूब पर जाकर भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और अब हम चलते हैं किरण वापस, क्योंकि हमें जाना है अगले मौजू की तरफ। महंगाई की बात भी करनी है। एक झटका लगने लगा है। जी हाँ, और स्पेसिफिकली के इलेक्ट्रिक की तरफ से। प्लीज आप बैठिए। खून बनाने की बात हो रही थी ना, खून जलाने की बात कर लेते हैं अब। जी, क्यों खून जल रहा है मैं ये बता देती हूँ। कराची में बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन होशियार, शाम 6:30 से रात 10 बजे तक 700 यूनिट से जायद बिजली इस्तेमाल करने वालों को फी यूनिट 21 रुपए 60 पैसे ये देने पड़ेंगे। के इलेक्ट्रिक की पीक कार पॉलिसी के तहत इस नए टैरिफ का इतलाक होगा। यही नहीं, शहर में ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 12,000 वोल्ट का झटका लगेगा। के इलेक्ट्रिक की जानिब
जानिब से 3 रुपए 37 पैसे फी यूनिट तक बिजली महंगी की गई है। माहाना 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन के लिए कीमत नहीं बढ़ेगी। मीटर रेंट और बैंक चार्जेस भी इनसे नहीं लिए जाएंगे। नूर अफशा तर्जमान के इलेक्ट्रिक हमें ज्वाइन कर रही हैं। वेलकम टू नया दिन। मैं चाह रहा था कि ज़रा क्लियरली अगर नाज़रीन को समझा दें आप कि 300 यूनिट्स के अलावा कहा जा रहा है कि ये इम्प्लीमेंट होगा, यानी सिर्फ अगर उन आवर्स में, पीक आवर्स में इस्तेमाल करेंगे तो होगा, या 300 प्लस अगर कर लेंगे तो हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया। तो एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, बिजली का जो रेट है वो के इलेक्ट्रिक नहीं बढ़ाती या घटाती, वो डिटर्मिन होता है नेपरा की जानिब से, और फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन उसको नोटिफाई करती है। तो ये जो नया टैरिफ नोटिफाई हुआ है, ये इसी प्रोसेस के थ्रू गुजर के नोटिफाई हुआ है, और ये एक यूनिफॉर्म टैरिफ पॉलिसी होती है जो पूरे पाकिस्तान के अक्रॉस तमाम कंज्यूमर्स जो टैरिफ पे करते हैं वो यकसा होता है। नूर ये सिर्फ के इलेक्ट्रिक के लिए है या मुल्क भर के लिए है? ये मुल्क भर में जो टैरिफ है ये उसके साथ उसके बिल्कुल उसकी तरह है, उससे यकसा है। अच्छा। जो किसी भी दूसरे हिस्से में कस्टमर पे कर रहा है ये वही अमाउंट है। यानी इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, क्वेटा हो, वहां पर भी ये पीक आवर पॉलिसी है? बिल्कुल, एक यूनिफॉर्म टैरिफ पॉलिसी है, वहाँ भी पीक और ऑफ पीक अप्लाई होता है। इसको टाइम ऑफ यूज कहते हैं। ये पूरे पाकिस्तान में अब एप्लीकेबल हो गया है। ठीक है, अब मुझे ये बता दें समझने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं 300 यूनिट्स इस्तेमाल कर रहा था, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, ज़ाहिर है गर्मी ज़्यादा है, सिर्फ जो पीक आवर में मैं यूनिट इस्तेमाल करूंगा उसके चार्जेस बढ़ेंगे, दिन भर जो इस्तेमाल कर रहा हूं उसके चार्जेस वैसे ही होंगे जैसे पहले थे? इसके अंदर टैरिफ रिवाइज हुआ है, लेकिन जो 300 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं उनके लिए टैरिफ चेंज नहीं, मैं 300 प्लस की बात कर रहा हूँ जो चेंज हुआ। बिल्कुल, अब जो टाइम ऑफ यूज अप्लाई होता है वो अप्लाई हो रहा है सिर्फ उन कस्टमर्स पे जिनकी 5 किलोवाट से अबव सैंक्शन लोड है। अगर आपका सैंक्शन लोड 5 किलोवाट से ऊपर है तो टाइम ऑफ यूज अप्लाई होगा। जो एलिजिबल कस्टमर्स हैं उनके घर टाइम ऑफ यूज मीटर्स लगा दिए जा चुके हैं, अकॉर्डिंगली होगी बिलिंग उनकी। 6:30 से 10:30 बजे तक जो कंजम्पशन होगी वो पीक आवर्स के रेट के मुताबिक चार्ज होगी, और बाकी 20 घंटे ऑफ पीक रेट के मुताबिक चार्ज होंगे। देखिए, अभी तक तो जो आम सारिफ है ना उसको ये पता है कि उसको इजाफी बोझ उठाना पड़ेगा, उसको इजाफी बिल देना पड़ेगा। अब जो ये आप इजाफे की बात कर रही हैं, जिस टैरिफ की बात कर रही हैं, जितनी बिजली की आप बात कर रही हैं, ज़रा आम आदमी को ये समझा दीजिए कि वो क्या क्या अप्लायंसेस यूज़ कर रहा होगा, कितनी यूज़ कर रहा होगा, तो उसके ऊपर ये बोझ पड़ेगा। थोड़ा सा ये समझा दीजिए। थोड़ा सा ये जो टाइम ऑफ यूज का कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर मैं एक चीज की थोड़ी सी वजाहत करना चाहूंगी, वो ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि इन आवर्स के दौरान 6:30 और 10:30 बजे तक जो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले आलात हैं उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। जैसे कि इसके अंदर इस्त्री, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटरें, एयर कंडीशनर, ये सब शामिल हैं। अच्छा। अगर इनका इस्तेमाल ऑफ पीक आवर्स में किया जाए तो वो सार्फिन के लिए ज्यादा बेहतर होगा। आप ये बताइए 5 किलोवाट का आपने तज़किरा किया था, आम सारिफ को तो शायद मालूम भी नहीं है सैंक्शनड है नहीं है। मैं उनके हवाले से पूछ रहा हूँ कि उनको कैसे मालूम होगा इस बात का? ये बिल के ऊपर लिखा हुआ आता है कि सैंक्शन लोड क्या है, तो अगर आप अपने बिल के टॉप कॉर्नर पे चेक करेंगे तो वहाँ आपका क्लियर होगा कि वो सैंक्शन लोड आपका क्या है। यानी अगर वो सैंक्शन लोड 5 किलोवाट से ज्यादा है तो ये इजाफी बिल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो टाइम ऑफ यूज एप्लीकेबल होगा, जिसका मतलब है कि पीक आवर्स का रेट डिफरेंट होगा और ऑफ पीक आवर्स का रेट डिफरेंट होगा। ओके नूर अफशा जी। अच्छा, वैसे ही कराची का शहर लोड शेडिंग से गुजर रहा है ना, उसके हिसाब से ये फरमा दीजिएगा, अब तो ईद भी ख़त्म, ईद की छुट्टियां भी ख़त्म, ये लोड शेडिंग का जो हम शिकार हैं ये ऐसे ही चलता रहेगा? अब तो बिल भी ज़्यादा दे रहे हैं, तब तो लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। वैसे तो लोड शेडिंग में काफ़ी बेहतरी आई है, इसके बहुत सारे हमारे सार्फिन ने एक्नॉलेज भी किया है। जो लोड शेडिंग की एक चीज़ है मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, इसका
कोरिलेशन है बिजली की चोरी से। जब बिजली की चोरी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी और अगर हम सब मिलके इसे खत्म कर इसके खात्मे की तरफ कोशिश करेंगे तो वाकई बहुत और नूर अफशान, हमने देखा कि इलेक्ट्रिक ने बड़ी इफेक्टिव कैंपेन लॉन्च की थी बिजली चोरों के खिलाफ। क्या हुआ उसका? मुझे अगर लास्ट 6 मंथ्स का आप बता दें, लाइन लॉसेस कितने कम हुए हैं? 70% से जायद कराची जो है वो लोड शेड से मुस्तस्ना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो इस ऐसे भी कुछ इलाके लियारी और लांडी के इस 70% में इंक्लूडेड है जहां बिल्कुल लोड शेड नहीं होता। तो वाकई बहुत बेहतरी आई है, बहुत बेहतरी आई और मजीद बेहतरी भी आएगी। नूर अफशान तर्जमान की इलेक्ट्रिक, बहुत शुक्रिया साहब मौजूद थी। किरण, जिस तरह उन्होंने कहा जो पीक आवर है दैट इज 6:30 से लेके फॉर दैट मैटर 10 PM तक, तो ये मशवरा भी उन्होंने दिया है कि उस वक्त आप हैवी अप्लायंसेस यूज़ ना करें। फॉर एग्जांपल इस्त्री सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती है बिजली, पानी की मोटर्स, वॉशिंग मशीन, तो उस वक्त आप इनका इस्तेमाल कम करें, AC का इस्तेमाल कम करें। बाहर निकले घूमे फिरे, शदीद गर्मी में आप AC न चलाइए, कम से कम एनआरस में। उनकी बात से बाहर निकलिए किरण, घूमे फिरिए। वाह वाह वाह, ट्रैफिक जैम कर दीजिए। नहीं, हम सारी अच्छी बातें करेंगे। आज हमने बहुत सारी मालूमात आपको दी है, तो मुमकिन है कि अब आप अच्छी तरह से अपनी चीज़ें प्लान कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। और बड़ी तेजी से वक्त से रख गया, पता ही नहीं चला, वक्त खत्म हो गया जनाब। तो कल नए मौजूद के साथ दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन आज के मौजूद आपको लगे कैसे, फीडबैक जरूर हमें दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी खास शख्सियत को इस सोफे पर विराजमान, क्योंकि मैं यहाँ से उठ के वहाँ जाता हूँ, तो आप जरूर हमें बताइए। हम चाहेंगे आपकी मुलाकात हो। हर उस शख्स से जिससे आप मिलना चाहते हैं, मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।